जय बजरंगबली। एलडीसी इंग्लिश की इस वन शॉट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसमें एक क्लास के अंदर मैं एक टॉपिक को खत्म करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं सर। अगर आप इतना पढ़ लेते हो और शाम को जो एमसीक्यूज वाली क्लास आती है उसको अगर आप अटेंड कर लेते हो, तो मैं बता रहा हूं इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आपको ऐसा लगेगा आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। लेकिन आज की जो क्लास है ये ट्रांसलेशन की क्लास, आप ऐसा समझ लो कि पूरी इंग्लिश के जो सारे के सारे टॉपिक्स है वो इसके अंदर आने वाले हैं। और हाँ, एक क्लास के अंदर मैं सारी आपको करवाने वाला हूं, और मैं ये भी आपको कह देता हूं कि आपको एक एक चीज पता चलेगी। बस इस क्लास में या सभी क्लास के जैसे इस क्लास में आपको एक रूल पता रखना है कि जो हम सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए मिले आप लोगों को, भले मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, जो भी है आपको उस इंग्लिश वाले सेंटेंस को बोलना रहेगा। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 1 घंटे की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास के बाद में आप ये देखोगे आपको काफ़ी कुछ आने लग गया है। आप यूँ देख लेना कि पूरी इंग्लिश को इस 1 घंटे के अंदर मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। बस आप लोगों को एक ही चीज़ पता रखनी है कि आप लोगों को बोलना है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये 4 प्लेलिस्ट है, इनको सेव करके रख लो सर। एक वन शॉट की प्लेलिस्ट, वोकैब के लिए ये प्लेलिस्ट है, और शाम को एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट, और हर हफ्ते को संडे को मैं टेस्ट लेता हूं, उसका एनालिसिस करवाता हूं। एक ये सब कुछ फ्री है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें फ्री है। और इन क्लासों के साथ अगर आप इस बुक को साथ में रखते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये बात पक्की है सर। अब सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। इधर देखना सर, जय बजरंगबली। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस पता होने चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस के अंदर चीज़ें कौन कौन सी होती है हमें ये पता रखनी है सर। सेंटेंस के अंदर अगर आप लोगों को पता हो, एक वर्ब होती है। क्या होती है सर? वर्ब। अरे सर ये वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब हो गया कोई भी एक्शन। कोई भी जो एक्शन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ सर? वर्ब बोलता हूँ। अरे मेरे भाई, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, लिखना सोना, थप्पड़ मारना, ये सब की सब क्या हो गई सर? वर्ब हो गई। और हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स होती है। V1 हो गई, V2 हो गई, V3 हो गई, ये अलग अलग फॉर्म्स है। ING वाली फॉर्म हो गई जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, लिखना सोना, जैसे सोना को स्लीप कहते हैं, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट हो गई, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो गई। सर ये गरीब आराम चीजें हमें पता है, कोई बात नहीं। इधर देखो, वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड और लिखता हूं। मैंने लिखा सर डूअर। अरे सर डूअर कौन होता है? डूअर होता है जो काम को करता है। सर हमने तो सब्जेक्ट सुन रखा है, डूअर तो सुन ही नहीं रखा। फर्क है, मैं बताऊंगा, लोड मत लो। तो डूअर वो होता है जो काम को करता है। जैसे मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी गिफ्ट करी, काम कौन सा हो रहा है? गिफ्ट करना। गिफ्ट करने वाले कौन हो गए? अरे गिफ्ट करने वाले हो गए मोदी जी। तो मोदी जी इसमें क्या हो जाएंगे? डूअर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से पता चल गया। फिर मैंने आप लोगों के सामने यहां पे लिखा सर ऑब्जेक्ट। अरे सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? 2 चीजें पता रखना। मेरे को वर्ब से 2 सवाल पूछने हैं। कौन कौन से 2 सवाल पूछने हैं? एक मुझे पूछना है किसे और किसको, किसे और किसको। इसके जवाब में मुझे पर्सन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? पर्सन। वो पर्सन ऑब्जेक्ट होगा, ये पता रखना। वो पर्सन क्या होगा? ऑब्जेक्ट। या फिर मुझे जवाब में मिलेगा क्या? क्या के जवाब में थिंग मिलेगी सर। क्या मिलेगी सर? थिंग। तो वो थिंग भी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी गिफ्ट करी। गिफ्ट करने वाले कौन हो गए? मोदी जी। तो मोदी जी हो गए डूअर। किसको गिफ्ट करी? मेलोनी जी को। तो मेलोनी जी क्या हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट। क्या गिफ्ट करी? मेलोडी गिफ्ट करी। तो मेलोडी क्या हो जाएगी? वो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सर गरीब आराम है, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ये देखो आप लोगों के सामने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि वर्ब के बाद में कोई आ रखा है वर्ड तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, वो एडवर्ब भी हो सकता है। फर्क क्या है मैं बताऊंगा। इधर देखो, तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया सर कि किसे किसको पर्सन और थिंग मिले तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो ना, इंडिया होस्टेड द G20 समिट। अभी ये मत सोचो कि सेंटेंस कैसे बनना है, पता चल जाएगा। इंडिया ने होस्ट करी, क्या होस्ट करी सर? G20 समिट। तो G20 समिट ऑब्जेक्ट हो गया। द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ केयर स्कीम। क्या लॉन्च किया है सर? एक नई हेल्थ केयर स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है। क्या लॉन्च करी है? जल्दी से बता दो। एक नई हेल्थ केयर स्कीम। आपको नहीं लगता ये जो नई हेल्थ केयर स्कीम हो गया, क्या का जवाब दे रहा है? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट मुझे एक चीज, तो सर एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब, एडवर्ब कुछ भी नहीं है। इसी में वर्ब से अगर मैं ये सवाल पूछूं, वर्ब से मैं सवाल पूछूं कैसे का, कहां का, कब का, अगर ये सवाल आए तो जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब। अगर एक शब्द में जवाब मिले
तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा शब्द में जवाब मिले, मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड में अगर वो जवाब मिले तो उसी को मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर, पता रखना, एडवर्बियल फ्रेज होगी। वही क्या होगी? एडवर्बियल फ्रेज होगी। सर कैसे? इधर देखो, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अरे कैसे बारिश हो रही है, जल्दी से बता दो कैसे। तो उसी को मैं क्या बोलूंगा? हैवीली, मूसलाधार। तो ये हैवीली ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है सर? अरे सर ये तो एडवर्ब है। ये तो क्या है सर? एडवर्ब। अरे सर इट इज रेनिंग, वैसे मैंने टेंसेस के अंदर सब बता रखे हैं, यहां पे मैं सारे ये अलग से बताऊंगा। अभी जितनी मैं चीजें बता रहा हूं उतना पता रखो। सेंटेंस के एक एक पार्ट की हम बात करेंगे, एक एक पार्ट समझाऊंगा, लोड मत लेना। पहला काम है, भली ना समझ में आए फिर भी बोलना है, सेंटेंसेस को बोलना जरूरी है, मैं बता रहा हूं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? हैवीली। हैवीली एडवर्ब है सर। आई एम गोइंग होम, अरे मेरे भाई मैं जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? तो क्या जवाब मिला? होम जा रहा हूं। तो कहां का जवाब है? होम सर ऑब्जेक्ट होगा या एडवर्ब होगा? अरे सर कहां का जवाब दे रहा है तो ये क्या होगा? एडवर्ब हो गया। हो गया ना बात सर? वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। अरे मेरे भाई कहां बैठे हुए हैं? तो जवाब क्या मिल रहा है? इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। देखो कहां का जवाब है, लेकिन एक से ज्यादा शब्दों में जवाब है, तो यही क्या होगा? एडवर्बियल फ्रेज होगा। चलो सर हमें पता चल गया। अरे सर हमसे ये कोई टाइप थोड़ी पूछेंगे, अरे ये समझ में आएगा तो काम आएगा, मैं बता रहा हूं। एक ये गरीबा राम चीज है सर, हमें पता है। अगर आपको कहीं पे भी मैं, मैंने, मुझे, मुझको लिखा हुआ दिख जाए तो इंग्लिश के अंदर मैं लिखता हूं आई और मी। हम, हमने, हमें, हमको, तो हम लिखते हैं वी और अस। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, आप, आपने, आपको, तो हम क्या लिखते हैं? यू। साथ साथ में बोलते रहना। वह, उसने, उसे, उसको, तो हम लिखते हैं ही और हिम। वह, उसने, उसे, उसको, लड़की के लिए तो शी और हर, और वे, उन्होंने, उन्हें, उनको। ये हमारे इज्जत दिया करा ना पे कि नहीं, वे आएगा सामान है, वे नहीं, यहां पे वे बहुत सारे लोगों के लिए, प्लूरल के लिए, तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा दे और देम। और ये पता रखना, सुनना, अगर सब्जेक्ट के लिए लगा रहे हो, सब्जेक्ट की जगह पे, किसकी जगह पे लगा रहे हो? सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये लगाओगे। ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। सिंपल सी बात है सर। और ये सर दोनों को सेम ही कहते हैं। हाँ, शुरू में लगा रहे हो सब्जेक्ट, मतलब शुरू में, तो सब्जेक्टिव केस। पीछे की तरफ लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव केस। सर कैसे? बताऊंगा। अभी लोड मतलब अभी बस इतना पता रखो, लोड लेना ही नहीं आप लोगों। अरे सर एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इस सेंटेंस को देखो आप, इसको, ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट क्विकली। अभी बस इस सेंटेंस को बोल जाओ, अरे मेरे भाई उसने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया? क्विकली। तो कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया? जवाब मिल रहा है द असाइनमेंट। आपको नहीं लगता कि द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट हो गया सर? फिर मेरे को बताओ कि कैसे कंप्लीट किया, कैसे? आपको नहीं लगता? ये देखो क्या लिखा हो, क्विकली। आपको नहीं लगता कि क्विकली एडवर्ब हो गया सर? मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो ना, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, वो पढ़ता है न्यूज़पेपर। क्या पढ़ता है? तो जवाब मिल रहा है न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट हो गया सर। कब पढ़ता है? कब? कड़ा पढ़ दिया अगर ऐसा। अरे सर डेली पढ़ता है, तो डेली जो है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इस चीज का अरे कहां पे रखोगे, कैसे रखोगे, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है ये। अभी तो बस इस सेंटेंस को बोल जाओ, बोल जाओ, और उसके अंदर की जो गणित है वो पता चल जाए। अब जैसे मैंने वर्ब्स बताई, तो ये वर्ब्स कुछ एक लिखी हुई है, वर्ब की फॉर्म्स मैंने यहां पे दे रखी है, जिसको पढ़ना है सर इस चीज का पता रखना। एक ये दो स्पेशल वर्ब्स है जो पक्की पता रखनी है। दो स्पेशल वर्ब्स कैसे? हैव का मतलब के पास होना। हैव का मतलब क्या होता है सर? के पास होना। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हैव होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव। जब इसके साथ मैं एस और ईएस लगाता हूं तो हैज बनती है। तो हैज जो है वो हैव के साथ जब एस और ईएस लगाता हूं तो हैज बनती है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। मैं सेंटेंसेस भी बताऊंगा, बस ये टाइप पता रखना। ऐसे कैसे वर्ब होती है बी। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है सर? होना। और इसमें पता रखना, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करोगे तो इज़मार होती है, और जब मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी। जब मोडाल के साथ में लगानी है तो मोडाल के साथ तो मेन वर्ब के रूप में लगानी है, इसीलिए मैं बी लगाता हूं। लेकिन जब यूं ही लगानी है तो इज़मार लगाते हैं। सेकंड फॉर्म वॉजवर होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। एक इस चीज का पता रखना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है, समझ में आया है सर। अब मुझे आप लोगों को एक छोटी सी चीज बतानी है, सुनना। टेंसेस कुछ नहीं होता। जो तुम लोगों को मैंने टेंसेस पढ़ाए सर, टेंसेस कुछ भी नहीं है। टेंसेस में सिर्फ मैं एक चीज बता रहा हूं, वर्ब की फॉर्म को जैसे जैसे हम चेंज करते रहते हैं वैसे वैसे टेंस चेंज होता रहता है। ध्यान रखना। सभी में एक डूअर लिखा हुआ है, सपोज एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। डूअर और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैं वर्ब की फॉर्म को चेंज करता रहता हूं वैसे वैसे टेंस चेंज होता रहता है। V1 और S और ES है प्रेजेंट सिंपल, V2 है पास्ट सिंपल, विल शैल प्लस V1 है फ्यूचर सिंपल। अब इन सब के जो अर्थ है सर, इन सब के जो अर्थ है वो अर्थ अलग अलग है।
अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि V1 और S और ES है तो प्रेजेंट सिंपल है, V2 है तो पास्ट सिंपल है, विल शेल प्लस V1 है तो फ्यूचर सिंपल है। अरे सर इनका कुछ मतलब भी होता है या नहीं होता है, बता रहा हूं, लोड मत लो, बिल्कुल मतलब होता है। तो सबसे पहले ये टेबल मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, अंतिम अवस्था तक याद होनी चाहिए, लकड़ा तक थाने याद होनी चाहिए। सर इसके अंदर कुछ एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब दे रखा है, वो क्या है वो मैं बताता हूं, चीज सुनना। हर टेंस की सर दो तरीके की वर्ब्स होती है। हर टेंस की सर कितने तरीके की वर्ब्स होती है, ध्यान रखना, दो तरीके की। एक होती है एक्टिव वर्ब और एक क्या होती है, पैसिव वर्ब। ध्यान रखना, दोनों के अर्थ में कोई भी फर्क नहीं है, जनरली दोनों के अर्थ में ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, बस एक्टिव वर्ब है और क्या है सर, पैसिव वर्ब है, ये पता रखना। एक्टिव वर्ब है और पैसिव वर्ब है, फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है, जब उस सेंटेंस को मैं स्टार्ट कर दूं डूअर से, किससे स्टार्ट कर दूं सर, डूअर से स्टार्ट कर दूं तो उसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी होती है, और उसी सेंटेंस को जब मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दूं तो मुझे उसके साथ क्या लगानी होती है, पैसिव वर्ब, बस ये पता रखना। डूअर से स्टार्ट करूं तो एक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूं तो पैसिव वर्ब, वही टेंस है, उसी टेंस की दोनों वर्ब्स है। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना सर, मोदी जी ने मेलोनी जी को एक कार गिफ्ट करी, सपोज काम हो रहा है गिफ्ट करने का, गिफ्ट करने वाले कौन हो गए, मोदी जी, टेंस जो भी हो, मैं मोदी जी डूअर हो गए, तो मैं इस सेंटेंस को सपोज मोदी जी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मोदी जी से स्टार्ट कर रहा हूं तो मोदी जी डूअर हो गए ना सर, तो जो भी मैं टेंस लगाऊंगा उस टेंस की मुझे लगानी पड़ेगी एक्टिव वर्ब, ये पता रखना। गिफ्ट करी, किसको गिफ्ट करी, मेलोनी जी को मैंने सेंटेंस मेलोनी जी से स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेलोनी जी डूअर है या ऑब्जेक्ट है, अरे सर मेलोनी जी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट है तो उसी टेंस की मुझे क्या लगानी पड़ेगी, पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। बात अभी भी वही है कि मोदी जी ने मेलोनी जी को कार गिफ्ट करी, लेकिन मेलोनी जी से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। और एक ये देखो, अकार से स्टार्ट किया, अकार, तो अकार के साथ कार भी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्या गिफ्ट करी, कार, तो कौन सी वर्ब लगेगी, पैसिव वर्ब लगेगी। इस चीज का पता रखना, इस चीज का, ये इसीलिए आप लोगों को ये टेबल पता होनी चाहिए। जो ये देखो एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब लिखी हुई आप लोगों के सामने, सुनना सर, एक्टिव वर्ब है मतलब ये सारे के सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, डूअर से, और पैसिव वर्ब है तो सारे के सारे सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होंगे, ऑब्जेक्ट से। सर इसको ट्रांसलेशन में आप कैसे करवाओगे, अभी बता रहा हूं, सुनो, अभी कुछ भी लोड मत लो, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना बता रहा हूं। अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, डूअर V1 और V1 के साथ S और ES, या फिर हिंदी में कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ मिले जिससे आपको यह पता चले कि सर काम रिपीट होता है, काम क्या होता है, रिपीट, आपको सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे कि अरे मेरे भाई ये काम तो रिपीट होता है, अगर काम रिपीट होता है तो आप कुछ मत करो, इंग्लिश वाले सेंटेंस में डूअर के साथ V1 और V1 के साथ S और ES लगा दो। रिपीट सर ध्यान रखना, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, अगर कोई भी काम रिपीट होता है तो मुझे डूअर के साथ V1 और V1 के साथ S और ES लगाना पड़ेगा। ये देखो ना, वह यहां रोजाना आता है, ही कम्स हियर सर, ही टॉक्स टू मी। अब यहां पे एक चीज, ये मैंने आपको समझाने के लिए रोजाना इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम में जब रोजाना लिखा हुआ आएगा तो उसके लिए आपको डेली लिखना पड़ेगा, डेली हो सकता है, ऑलवेज हो सकता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ यूं नहीं, ही कम्स हियर वो यहां पे आता है, शी टॉक्स टू मी वो मेरे से बात करती है, ही क्लीन्स द रूम वो रूम को साफ करता है, शी प्लेज द पियानो वो पियानो बजाती है, मतलब एक बार या बार बार बजाती है। बार बार आपके समझने के लिए कि कोई भी काम रिपीट होता है तो उसके लिए मुझे लगाना होता है डूअर, और डूअर के साथ V1 और V1 के साथ S और ES, इस चीज का पता रखना सर। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इधर देखो सर, जैसे ये सेंटेंसेस लिखे, दे क्लीन द हाउस, मतलब वे घर साफ करते हैं, मतलब ये काम रिपीट होता है। जब भी काम रिपीट होता है, कोई भी काम करता है, इसका मतलब वो काम रिपीट होता है, तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाना होता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही राइट्स आर्टिकल्स, इसका मतलब हो गया वो आर्टिकल्स को क्या करता है, लिखता है, काम रिपीट होता है, और जब भी काम रिपीट हो मुझे डूअर के साथ V1 या V1 के साथ S और ES लगाना होता है, इस चीज का पता रखना। इन सभी सेंटेंसेस को बोलना जरूरी। अब जैसे ही मैंने डूअर के साथ V2 कर दिया, मैंने डूअर के साथ क्या कर दिया, V2 कर दिया, सर मुझे डूअर के साथ V2 करना कब है, जब मैं ये कहना चाहता हूं कि पास्ट में कोई काम एक बार किया, पास्ट में कोई भी काम एक बार अगर आपने किया तो डूअर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। आपने ये बोला उसने मुझसे बात करी, अरे मेरे भाई रोजाना बात नहीं करता, पास्ट में एक बार उसने मेरे से बात करी तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। भले इसमें पास्ट में एक बार नहीं लिखा हुआ, लेकिन सर उसने मेरे से बात की तो पास्ट में ही तो की सर, एक बार। उसने मुझे गालियां दी, पास्ट में एक बार गालियां दी। बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, खत्म किया,
पास्ट में एक बार किया, राम ने रावण को मारा, पास्ट में एक बार मारा, तो क्या होगा जल्दी से बता दो। वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी टॉक्ड टू मी, राम किल्ड रावण, दे बिल्ट अ हाउस, इसको बोलना जरूरी है, ये पता रखना। ही क्लीन्ड द रूम, उसने रूम को साफ किया। शी बॉट द ड्रेस, उसने ड्रेस को खरीदा। ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, मैं बता रहा हूं, ऑप्शंस पक्की बात है, वर्ब पता रख लेना, बस ऑप्शंस चले जाएंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ है, दे ही रिपेयर्ड द फैन, अरे मेरे भाई उसने फैन को रिपेयर किया। दे प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने पेड़ लगाए। वी पेंटेड द वॉल, उन्होंने वॉल को क्या किया सर, पेंट किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। इधर देखो, अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए डूअर के साथ हैजव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो और आपको यह कहना चाहते हो कि कोई काम जस्ट अभी अभी खत्म किया है, अब उसमें जस्ट अभी अभी लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन सेंटेंस में आप ये कहना चाहते हो ये काम जस्ट अभी किया है या किया है, इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं, तो उसका मतलब होगा कि बहुत पहले की बात नहीं है, अभी अभी की बात है, तो मुझे लगाना पड़ेगा हैजव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैजव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो ना, पुल अभी अभी गिर गया है या पुल गिर गया है ऐसा लिखा हुआ मिले, अभी अभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये लिखना है द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, बोलना जरूरी है, ये पता रखना। क्या लिखा हुआ है सर आपके सामने, द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, मतलब ब्रिज जो है वो नीचे गिर गया है, बहुत पहले की बात है या अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है। सर पास्ट सिंपल में और इसमें फर्क क्या होगा, पास्ट सिंपल में सेंटेंस को सिर्फ गया पे खत्म कर देंगे, जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इसमें पीछे है हूं हो लगा के देंगे वो, इस चीज का पता रखना। द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, आई हैव मेमोराइज्ड द वर्ब्स, अरे मेरे भाई मैंने वर्ब्स को मेमोराइज कर लिया है, बहुत पहले की बात है या अभी अभी की बात है। सर अभी अभी की बात है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव मेमोराइज्ड द वर्ब्स, इस चीज का पता रखना। चलो सर ये भी पता चल गया। इधर देखो, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले डूअर के साथ विल शेल प्लस वी1, सर मैं ये कब बोलूंगा, जब कोई काम आप फ्यूचर में एक बार करोगे, फ्यूचर में एक बार करोगे। आपने किसी को कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, मोदी जी मेलोनी जी से मिलेंगे, सपोज इस तरीके का कोई भी सेंटेंस है, तो मुझे उसमें विल शेल प्लस वी1 लगाना रहेगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो, शी विल कंपोज अ सॉन्ग, अरे मेरे भाई वो एक गाना बनाएगी, कंपोज मतलब बनाना, जैसे ये लिखा हुआ वे एक पोस्टर डिजाइन करेंगे, फ्यूचर में एक बार वो पोस्टर डिजाइन करेंगे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दे विल डिजाइन अ पोस्टर, ही विल फिक्स द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को ठीक करेगा, ठीक करना को क्या बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं, तो वो कंप्यूटर को फिक्स करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ही विल फिक्स द कंप्यूटर। ध्यान रखना, इन क्लासेस को अगर आप यूं बैठे देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है सर, जो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस है इनको बोलना जरूरी है, बोलोगे चीजें जबान पे आएगी, मैं बता रहा हूं, और जबान पे आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात पक्की है, इस चीज का पता रखना। सिर्फ रूल्स नहीं पता रखना है, सेंटेंसेस को बोलना है। वी शैल कंडक्ट अ सर्वे, हम सर्वे को कंडक्ट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। चलो सर ये पता चल गया। कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, अगर डूअर के साथ इजएमआर प्लस वी1 प्लस आईएनजी, डूअर के साथ क्या लिखा हुआ है, इजएमआर प्लस वी1 प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, इसका मतलब है काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। आप जब भी ये सेंटेंस में कहना चाहते हो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे डूअर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, इजमा, और इजमार के साथ वी1 प्लस आईएनजी। ये देखो ना, मोदी जी इज टॉकिंग टू मेलोनी, अरे मेरे भाई मोदी जी मेलोनी जी से अभी बात कर रहे हैं, बात चल रही है, अभी बात चल रही है, तो क्या होगा जल्दी से बता दो, मोदी जी इज टॉकिंग टू मेलोनी। इधर देखो सर, आई एम डस्टिंग द कर्टेन, सर क्या मतलब हो गया आई एम डस्टिंग द कर्टेन का, अरे मेरे भाई जो मैं पर्दे हैं उन पर्दों को क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, अभी साफ करने का काम चल रहा है, यही लिखा हुआ है, आई हैव डस्टेड द कर्टेन, ये बोलो सर, आई हैव डस्टेड द कर्टेन, इसका मतलब है मैंने कर्टेन को साफ कर दिया है सर, कर्टेन को साफ कर दिया है, बहुत पहले या अभी अभी, अभी अभी साफ कर दिया, तो आई हैव डस्टेड द कर्टेन। शी इज एडिटिंग अ वीडियो, वो एक वीडियो को क्या कर रही है सर, एडिट कर रही है, इस चीज का पता रखना। सर इसी में काम अगर काफी समय से चल रहा है, इसी में काम अगर काफी समय से चल रहा है, आप ये कहना चाहते हो काम अभी तो चल ही रहा है, और सर काफी समय से कंटिन्यू चल रहा है, काफी समय से, मुझे लगाना पड़ेगा हैज़ बीन प्लस आईएनजी। क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ बीन प्लस आईएनजी होगा। सर उसमें करूंगा क्या, इधर देखो ना, शी हैज बीन एडिटिंग अ वीडियो, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वीडियो को एडिट कर रही है और काफी समय से एडिट कर रही है, तो क्या होगा जल्दी से बता दो, शी हैज बीन एडिटिंग अ वीडियो। ये देखो ना, दे हैव बीन बेकिंग अ केक, अरे वो केक बना रहे हैं, बेक का मतलब होता है बनाना, वो केक क्या कर रहे हैं सर, बना रहे हैं, और काफी समय से बना, हैव बीन है मतलब काफी समय से, आई एम टीचिंग मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं, ये फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना सर। 6 बार
अब इसी के साथ एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। टेंसेज में जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आप लोगों को बताया, और उसी तरीके से मोडाल्स है सर। क्या है? मोडाल्स। जब भी आप कभी किसी को कहना चाहते हो कि मेरे अंदर एबिलिटी है और मैं ये काम कर सकता हूं, एबिलिटी है और मैं ये काम क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं, इससे पहले मुझे एक चीज तुम लोगों को बतानी है। मोडाल्स के भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर ये स्ट्रक्चर्स पता क्यों रखना है? पता इसलिए रखना है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। अरे यार ऐसा तो कभी सुन ही नहीं रखा, मोडाल्स के साथ तो सेकंड फॉर्म तो लगती नहीं है, तो गलत है। इसलिए आपको स्ट्रक्चर्स पता रखना है, ये ध्यान रखना। सर मोडाल्स लिखे मैंने आपके सामने, और मोडाल्स के सामने दो तरह के स्ट्रक्चर्स है। या तो मैं इस सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करूंगा, जब ध्यान रखना डूअर से स्टार्ट करूंगा तो मोडाल के साथ में V1 लगाऊंगा, हमेशा पता रखना। उसी को मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, और ये पता रखना कि जब मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा तो मोडाल के साथ B+V3 लगाऊंगा। मोडाल के साथ में क्या लगाऊंगा? B+V3 लगाऊंगा, ये पता रखना। जब मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा तो मोडाल प्लस B3। तो पहले तो आपको यही पता रखना है कि सेंटेंस को स्टार्ट किससे किया है। अभी मैं सिर्फ डूअर वाले करवा रहा हूं, तो देखो क्या लिखा हुआ है। जब भी इस चीज का पता रखना, कैन लिखा हुआ मिले डूअर के बाद में, कैन प्लस V1 या कैन प्लस V1 से आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो आप ये कहना चाहते हो कि आपके अंदर एबिलिटी है कि आप कोई काम कर सकते हो। एबिलिटी है, कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस है कि आप कोई काम कर सकते हो, या कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। जब आप ये कहना चाहते हो तब मुझे मोडाल के साथ V1 लगाना होता है, मोडाल के साथ या कैन के साथ V1 लगाना होता है। कैन का यूज तब होगा जब मैं ये कहना चाहता हूं एबिलिटी है और कर सकते हो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कोई काम कर सकते हो। शी कैन सिंग अ सॉन्ग, अरे मेरे भाई वो गाना गा सकती है, एबिलिटी है। दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। वी कैन ऑर्गेनाइज द इवेंट, अरे हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम इवेंट को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस चीज का पता रखना। जे बाद ये देखो, दे कैन प्ले द गिटार, अरे वो बजा सकते हैं गिटार, एबिलिटी है। ही कैन ड्राइव द कार, वो कार चला सकता है। तो जब भी कैन लगा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि वो कोई काम कर सकता है, कोई आदमी काम कर सकता है। वही आदमी अगर पास्ट में काम कर सकता था, अगर आपको सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे कि पास्ट में काम कर सकते थे, पास्ट में, सर ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ कर सकता था लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे ऑप्शन के अंदर कुड ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा सर? कुड, जिसको मैं पास्ट एबिलिटी कहता हूं। शी कुड सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब वो गाना गा सकती थी। दे कुड सॉल्व द पजल, अरे मेरे भाई पास्ट में वो पजल को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, इससे इसका पता रखना। ही कुड लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकते थे। आई कुड कंप्लीट द असाइनमेंट, वो असाइनमेंट को मैं असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकता था। वी कुड ऑर्गेनाइज द इवेंट, हम इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, इस चीज का पता रखना। सर कुड भी हो गया। नेक्स्ट है शुड और मस्ट। शुड और मस्ट, शुड का मतलब है अगर आप कहीं पे शुड लगाते हो, कई बार ऑट टू लिखा हुआ मिलता है सर, ऑट टू, ऑट टू प्लस V1, ऑट टू प्लस V1 और शुड प्लस V1, दोनों का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए। सर कोई काम करना चाहिए तो मुझे लगाना होता है शुड प्लस V1 या ऑट टू प्लस V1, ये पता रखना। शुड प्लस V1 या ऑट टू प्लस V1 लगाना होता है, इस चीज का पता रखना। डूअर, डूअर के साथ शुड प्लस V1 या ऑट टू प्लस V1। एक और होता है सर डूअर के साथ मस्ट प्लस V1। सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? इन दोनों का मतलब है कोई काम करना चाहिए, जनरल सजेशन आप दे रहे हो, कोई काम करना चाहिए तो मुझे शुड लगाना, सिर्फ चाहिए लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ मिले जरूर करना चाहिए या करना जरूरी है, जरूर करना चाहिए या करना जरूरी है, कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो मुझे शुड नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहते हो? ये देखो ना, शी शुड कंप्लीट द होमवर्क, अरे उसे होमवर्क पूरा करना चाहिए। दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ही शुड क्लीन द रूम, उसे रूम को क्लीन करना चाहिए, मुझे शुड के साथ V1। आई शुड रिवाइज द नोट्स, अरे मेरे भाई मुझे नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, इन सब में मुझे शुड लगाना है, ये पता रखना। सर मस्ट क्या होगा? यही तो देखो ना, कोई काम जरूर करना चाहिए, काम करना जरूरी है। देखो क्या लिखा हुआ है, शी मस्ट कंप्लीट द होमवर्क, उसे होमवर्क को जरूर कंप्लीट करना चाहिए। दे मस्ट फॉलो द रूल्स, उन्हें रूल्स को क्या करना चाहिए, जरूर फॉलो करना चाहिए, उस सेंस में मुझे मस्ट लगाना होता है। ही मस्ट क्लीन द रूम, उसे रूम को जरूर क्लीन करना चाहिए, तो मुझे क्या लगाना होता है, मस्ट। करना जरूरी है या जरूर करना चाहिए, आपको कहीं से भी सेंटेंस में पढ़ के लिखे, जरूर भले ही ना लिखा वो पढ़ के लगे कि नेसेसरी है, तो आप किसके साथ जाओगे सर? मस्ट के साथ जाओगे, ये पता रखना। चलो सर ये पता हो गया। एक और होता है यूज टू होता है सर।
अरे सर यूज्ड टू में हम क्या करते हैं, यूज्ड टू में हम कहते हैं कि काम किया करता था, काम किया करता था पहले पास्ट में, तो कोई काम पहले किया करते थे अब नहीं करते, इसको आप बोलते हो पास्ट हैबिट। कुड का मतलब तो पास्ट एबिलिटी होता है, ये पता रखना, इसका मतलब है पास्ट हैबिट, आप पास्ट में किया करते थे। अरे भाई साहब अबे झूठ बोलना बंद करियो, मैं पहले अणु तो झूठ बोलता हूं। I used to lie a lot, ये पता रखना, पास्ट हैबिट। She used to write poems, अरे मेरे भाई वो पोम्स लिखा करती थी पहले। They used to play cricket, वो क्रिकेट खेला करते थे। He used to watch cartoons, अरे अब कार्टून देखना बंद करिया है, पहले कार्टून देखा करता था, पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा करता था, ये काम किया करता था। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यूज्ड टू लगाना पड़ेगा, ये पता रखना, 100% पता रखना। चलो सर हमें ये पता चले। अब एक खुंकार चीज है, सुनना। अरे सर ये तो आपने गरीबा राम बता दी, गरीबा राम नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूं, सुनना। वही बात है, अब उन्हीं सेंटेंसेस को अभी तक हमने स्टार्ट किया है सर डूअर से, और जब डूअर से स्टार्ट किया तो हमने मॉडल के साथ V1 लगाया। उन्हीं सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, और जैसे ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे मुझे उनके साथ क्या लगाना पड़ेगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इस चीज का पता रखना। डूअर से स्टार्ट कर रहे हो तो मॉडल प्लस V1, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, ये देखो ना, कैन, शी कैन सिंग अ सॉन्ग। अब कैन का मतलब वही है कि वो गाना गा सकती है, एबिलिटी है सर गाना गाने की, लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने स्टार्ट कर दिया, गा सकती है, क्या गा सकती है, गाना। लेकिन मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं अ सॉन्ग से। किससे स्टार्ट करना चाहता हूं, अ सॉन्ग से। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ सॉन्ग कैन बी संग बाय हर। वही बात है, गाना उसके द्वारा गाया जा सकता है। अरे भाई साहब गाने वाली वही तो है, गाना जब इसको इस तरीके से लिखा हुआ मिले वही एबिलिटी की बात है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, गाना उसके द्वारा गाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे उसी में लगाना पड़ेगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इस चीज का पता रखना, इस चीज का। ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, ही कैन रिपेयर द कार। अभी भी सकता है कि ही बात आएगी, लेकिन मैंने इसी को स्टार्ट कर दिया द कार से। किससे स्टार्ट कर दिया, द कार। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द कार कैन बी रिपेयर्ड बाय हिम। अरे मेरे भाई वो कार जो है वो उसके द्वारा रिपेयर करी जा सकती है। अभी भी वही बात है कि वो कार को रिपेयर कर सकता है, लेकिन कार उसके द्वारा रिपेयर करी जा सकती है। जब मैं इससे स्टार्ट करके बोलूं तो मुझे उसी में पैसिव, क्योंकि रिपेयर करने वाली कार खुद तो नहीं है ना सर, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। मैंने इसी को फुटबॉल से स्टार्ट कर दिया, तो फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय देम। ऐसा कैसा, कुड के साथ है। शी कुड ड्रॉ अ पिक्चर, शी कुड ड्रॉ अ पिक्चर, वो पिक्चर को ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन मैंने अ पिक्चर से स्टार्ट कर दिया। अ पिक्चर कुड बी ड्रॉन बाय हर, उसके द्वारा ड्रॉ करी जा सकती थी, बस इस चीज का पता रखना। अरे सर शुड वाला भी बता दो, मस्ट वाला भी बता दो, इधर देखो ना, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे ही मैंने द एनवायरमेंट से स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, जल्दी से बता दो, द एनवायरमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय अस, बोलना जरूरी है, बस ये पता रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, शी शुड लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, इसी को मैंने इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया, तो मेरे भाई शुड बी लर्न्ड बाय हर होगा सर। ही शुड क्लीन द रूम, उसे रूम को साफ करना चाहिए। जैसे ही मैंने द रूम से स्टार्ट किया तो क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो, द रूम शुड बी क्लीन्ड बाय हिम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू, किया करते थे। यूज्ड टू का मतलब क्या हो गया, किया करते थे। शी यूज्ड टू सिंग फोक सॉन्ग्स, बोलो जल्दी से, शी यूज्ड टू सिंग फोक सॉन्ग्स। अरे मेरे भाई वो फोक सॉन्ग्स गाया करती थी पहले, लेकिन जैसे ही मैंने फोक सॉन्ग से स्टार्ट कर दिया, गाने वाले फोक सॉन्ग्स खुद तो नहीं है ना सर, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हो गया मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यूज्ड टू बी संग बाय हर। वही फोक सॉन्ग्स उसके द्वारा गाए जाते थे, वही किया करते थे, वही सेंस आ रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट से जब मैं सेंटेंस को शुरू कर दूं, आपको ऐसा लगे कि डूअर के ऊपर नहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया गया है, तो मैं ये पैसिव वर्ब वाले सेंटेंस लगाऊंगा, इस चीज का पता रखना, ये पक्की बात है सर। तो सर ये सिर्फ इसमें है या टेंस का भी आप बताओगे? अरे मेरे भाई ऐसा कैसा टेंस में भी तो है, ऐसा कैसा टेंस में भी तो है। टेंस में जो अब मैंने जो आपको शुरू में टेंसेस बताए वही अर्थ है। अब उन्हीं सेंटेंसेस को मैं डूअर से भी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट से भी। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना, डूअर के साथ V1 और S और ES, और ऑब्जेक्ट से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे सर ये तो एक्टिव पैसिव ही है, बिल्कुल एक्टिव पैसिव है, लेकिन ट्रांसलेशन में है। किस में है सर, ट्रांसलेशन में। वही बात है, काम रिपीट होता है, भले डेली वीकली मंथली रिपीट होता है,
ये देखो ना, वह समय पर पैकेज पहुंचाता है, वह समय पर पैकेज पहुंचाता है, पहुंचाता है मतलब एक दिन की बात है या रिपीट होता है? अरे सर ये तो रोजाना की बात है, तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा। अब आप डूअर से स्टार्ट करोगे तो सेंटेंस क्या हो गया? ही डिलीवर्स पैकेजेस ऑन टाइम। और इसी को मैंने द पैकेजेस से स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? द पैकेजेस आर डिलीवर्ड बाय हिम ऑन टाइम। पैकेजेस उसके द्वारा डिलीवर किए जाते हैं समय पर। एक दिन या रोजाना? रोजाना किए जाते हैं, तो मुझे उसी में वही बात है सर, काम रिपीट होता है लेकिन मुझे लगाना पड़ेगा इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ये पता रखना। सर ऐसा कैसा पास्ट सिंपल में? ये देखो ना, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि डूअर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बता दिया सर। इसी को मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन पास्ट में एक बार किया, कोई भी एक्शन पास्ट में कितनी बार किया? एक बार। या तो मैंने बोला राम ने रावण को मारा, या फिर मैंने बोला रावण को राम के द्वारा मारा गया। रावण को राम के द्वारा मारा गया, बात तो दोनों की वो के वो है ना सर। बस एक बार मैं सेंटेंस को राम से स्टार्ट कर रहा हूं और दूसरी बार मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? रावण से स्टार्ट कर रहा हूं। आप इधर देखो ना सर, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। अरे मेरे भाई, मैकेनिक ने कार को क्या किया? रिपेयर किया। जल्दी से बता दो, मैकेनिक ने कार को रिपेयर किया तो क्या हो गया? द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने इसी को द कार से स्टार्ट किया तो क्या होगा? जल्दी से, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अरे कार को मैकेनिक के द्वारा रिपेयर किया गया। आई ओपनड द विंडो। अरे मेरे भाई, मैंने दरवाजा खोला। वही बात कहना चाहता हूं लेकिन मैं द विंडो से स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? द विंडो वॉज ओपन्ड बाय मी। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। ये सभी टेंसेज में, जैसे ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? विल शैल प्लस V1, डूअर से स्टार्ट करोगे तो। लेकिन इसी को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये पता रखना। कोई काम फ्यूचर में आप एक बार करोगे, ये देखो ना, वह हॉल सजाएंगे, वह नहीं वे हॉल सजाएंगे। वे हॉल को क्या करेंगे? सजाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बता दो, दे विल डेकोरेट द हॉल। अरे भाई साहब, जैसे ही सजाएंगे लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ मिले तो उसको काट देना, इजमार आईएनजी लिखा हुआ मिले तो काट देना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए शुरू में स्ट्रक्चर्स वो सारी चीजें बताई है। और अभी जब वीडियोस को देख रहे हो तो साथ साथ में बोलते रहो, साथ साथ में बोलते रहो, मैं ये बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। दे विल डेकोरेट द हॉल, वे हॉल को सजाएंगे। द हॉल विल बी डेकोरेट। अब इसी को क्या सजाएंगे? द हॉल। मैंने इसी को स्टार्ट कर दिया द हॉल से, तो क्या बनेगा? जल्दी से बता दो, द हॉल विल बी डेकोरेटेड बाय देम। इस चीज का पता रखना। जे बात, ये देखो सर क्या लिखा हुआ है? ही विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ही विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अरे मेरे भाई, वो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, वो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। तो वही बात, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो मैंने इसी को स्टार्ट कर दिया न्यू प्रोडक्ट से। वही बात है, बस मैं पैसिव वर्ब लगा दूंगा क्योंकि न्यू प्रोडक्ट तो सर ऑब्जेक्ट हो गया ना। और जब मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं तो मुझे मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। इस चीज का पता रखना, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप इजमार, अभी काम कंटिन्यू चल रहा है तो इजमार प्लस आईएनजी होता है, अभी चल रहा है। लेकिन इसी को मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया तो मैं इजमार बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। दे आर फिक्सिंग द कार इन द गैरेज। अरे मेरे भाई, गैरेज के अंदर जो कार पड़ी है वो इसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। दे आर फिक्सिंग द कार इन द गैरेज। एक बार बोल जाओ सर, मैं इस सेंटेंस को द गैरेज से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए शुरू में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का फर्क बताया था। अरे मेरे भाई, वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या ठीक कर रहे हैं? तो जवाब मिला है द कार ठीक कर रहे हैं। द कार तो ऑब्जेक्ट हो गया ना सर। अरे कहां ठीक कर रहे हैं, कहां का जवाब मिला? इन द गैरेज। ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई और मुझे पैसिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ लगानी होती है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के साथ नहीं लगानी होती, ये पता रखना है सर। यही रीजन है कि द गैरेज से अगर किसी सेंटेंस को शुरू किया हुआ मिले तो आपको कहना है गलत है, आप कैडी बात कर रही होते। समझ पा रहे हो? इधर देखो क्या लिखा हुआ, द कार इज बीइंग फिक्स्ड। अरे फिक्स करने वाली कार खुद थोड़ी है जो खुद को रिपेयर कर रही है भाई, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। वही बात है, कार को ठीक किया जा रहा है, अभी काम चल रहा है, कार को ठीक किया जा रहा है। जब साथ में ये लिखा हुआ मिले काम चल रहा है, किया जा रहा है, तो मुझे लगाना होगा क्या लगा? द कार इज बीइंग फिक्स्ड बाय देम इन द गैरेज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया है, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, द मैनेजर इज रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स। अरे मेरे भाई, जो मैनेजर है वो रिपोर्ट्स को क्या कर रहा है? रिव्यू कर रहा है, अभी काम चल रहा है। क्या रिव्यू कर रहा है? रिपोर्ट्स। मैंने इसी को स्टार्ट कर दिया द रिपोर्ट्स से।
वही बात है, लेकिन मुझे लगाना क्या पड़ेगा, आर बीइंग रिव्यूड बाय द मैनेजर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। मेरे लिए सबसे आसान होता कि एक टेबल के अंदर एक टेबल बनाता, उसके अंदर ये सारी चीजें बता देता, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। इस क्लास का मेन पर्पज ये है कि मोटी मोटी सारी चीजें मैं बताऊं। ये टेबल करके ये तो मैं बताऊंगा, 15 मिनट की एक सीरीज और लेकर आऊंगा भाई साहब, जिसमें 15 मिनट के अंदर टॉपिक ऐसा खत्म करूंगा कि आप उसको ही देख लोगे तो भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन अभी कोई लोग नए जुड़ रहे हो, नहीं पढ़ रखा है, कुछ नहीं पता है, तो मैं चाहता हूं एक बार समझो, अभी भी टाइम है, महीना भर पड़ा है भाई साहब, तो चीजें समझ के करने की कोशिश करो। इसलिए साथ साथ में बोलो ताकि थोड़ी सी गणित पता चले। समझ रहे हो कि नहीं समझ? बाकी शॉर्ट में करवाना हमें धाप के आता है, लोड ही मत लो आप। इधर आ जाओ फटाफट, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? द मैनेजर इज रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स आर बीइंग रिव्यूड बाय द मैनेजर। जैसे ये देखो, ही इज रिपेयरिंग द कार, इसी को द कार से स्टार्ट कर दिया, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। एक चीज सुनना, अब ये कुछ एक प्रेपोजिशंस है जिनका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करेंगे। अब प्रेपोजिशन टॉपिक मैं करवा चुका हूं, जो ये मदद करते हैं इन सेंटेंसेस को जोड़ने की, वर्ड्स को सेंटेंसेस के साथ जोड़ने की। लेकिन वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये अर्थ ही नहीं पता होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये इनटू, इन, इनसाइड, विद इन, सबका मतलब होता है मैं या के अंदर। ऑन, ओवर, अपॉन, ऑन टू, सबका मतलब होता है पर या के ऊपर, ये पता रखना। यस, अंडर, बिलो, ये जो लिखा हुआ ना, अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ, ये सबका मतलब के नीचे। एट, नियर, बाय, बिसाइड, के पास, बिटवीन, के बीच, अमंग, अमंगस्ट, के बीच, टू, टूवर्ड, टूवर्ड्स, फ्रॉम है, आउट ऑफ है, बिफोर है, आफ्टर है, आफ्टर का मतलब के बाद। ये अर्थ पता रखना, ये अर्थ पता रखना मैं पहले से बता रहा हूं। जैसे विथआउट मतलब के बिना, अबाउट और रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, ये पता रखना। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, आर पार। अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, यहां पे आर पार से, अच्छा ये के माध्यम से, के उस पार। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। ये ट्रांसलेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ये ध्यान रखना। अनलाइक का मतलब हो गया के विपरीत, के विपरीत। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय। एज वेल एज का मतलब के साथ। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण। ड्यू टू का मतलब के कारण। ओइंग टू का मतलब के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बोल के रखना है। सर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, और ये सारी की सारी चीजें द बजरंग बाण किताब के अंदर भाई साहब यूं दे रखी है। मैं तो कह रहा हूं ये क्लासें देखो, साथ में बजरंग बाण किताब को पास में रखो, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी। ये बात पक्की है, ये बात 100% है। इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया, ये समझ में आ गया, इनका अर्थ पता कर लेना सर। इसीलिए मैं ये आप लोगों के सामने सारी की सारी चीजें लेकर आया था। अब एक चीज बताता हूं, सुनना। अगर ये पता चल गया, ये सेंटेंसेस में कैसे दिए हुए रहेंगे, ये सेंटेंसेस में ऐसे दिए हुए रहेंगे, ये देखो ना। आई एम थिंकिंग, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग। अब अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट बाइंग अ न्यू कार, एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। मैं आपको प्रेपोजिशन में 4 चीजें बता देता हूं, चलो काम आएगी आप लोगों के लिए। वैसे प्रेपोजिशन टॉपिक में भी मैंने बता रखी है, लेकिन इधर देखना। पहली बात है, प्रेपोजिशन के साथ 4 चीजें लगाते हो आप। क्या लगाते हो, सुनना। एक तो लगाते हो प्रेपोजिशन के साथ नाउन। प्रेपोजिशन के साथ क्या लगाते हो, नाउन। इस चीज का पता रखना। इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशन पहले आता है, नाउन बाद में आता है। हिंदी के अंदर यही उल्टा होता है, पहले नाउन आता है सर, पहले नाउन आता है और बाद में आप प्रेपोजिशन के लिए बोलते हो मैं, पे, पर के सामने आप ऐसे यूज करते हो। इस चीज का पता रखना। पहली चीज तो ये पता रखना। सर आप क्या कहना चाहते हो, ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाले केस से आप कहना क्या चाहते हो? छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, जो इधर दिमाग रखोगे तो पता चल जाएगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। यस, नाउन के मैं के सामने हिंदी सेंटेंस में ऐसा होता है। इन जोधपुर, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जोधपुर में। विथआउट मोदी जी, तो क्या लिखा हुआ है, मोदी जी के बिना। अबाउट टीचर्स, तो क्या लिखा हुआ है, अध्यापकों के बारे में। जैसे लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, तो क्या लिखा हुआ है, मंदिर के सामने। इस तरीके से होता है, इस चीज का पता रखना, इस चीज का। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता। जैसे ये लिखा हुआ ना ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब क्या हो गया, मेज पर। ओवर द ब्रिज, किसका क्या मतलब हो गया, पुल के ऊपर। मतलब इंग्लिश के अंदर हम पहले लिखते हैं फिर बाद में आता है, इस चीज का पता रखना। एक दूसरी चीज, प्रेपोजिशन के साथ में दूसरी चीज मैं लगाता हूं ऑब्जेक्टिव केस। क्या लगाता हूं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता सर, कभी भी नहीं आता। इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। विथआउट मी, तो विथआउट मी का मतलब क्या हो गया, मेरे बिना। और ये ऐसे होता है, इस चीज का पता रखना। पहले ये अगर मैं हिंदी के अंदर जाऊंगा तो हिंदी में क्या होगा, इसको मैं बोलूंगा मेरा, मेरी, मेरे,
प्लस के बिना। अगर इस तरीके इंग्लिश के अंदर क्या लिखूंगा, बिना को मैं पहले लिखूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। विथआउट मी होगा, इस चीज का पता रखना। विथआउट माई नहीं होगा, विथआउट मी होगा, ये पता रखना। विथआउट अस क्या मतलब हो गया, हमारे बिना। अबाउट हिम क्या मतलब हो गया, उसके बारे में। विथ मी क्या मतलब हो गया, हमारे साथ। ये विथ मी का मतलब हो गया मेरे साथ। विथ मी है ना सर, तो मेरे साथ होगा, सॉरी मेरे साथ। इस अगर विथ अस होता तो होता हमारे साथ। इस चीज का पता रखना सर। अब थर्ड नंबर पे एक चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है कि प्रेपोजिशन के साथ मुझे V1 प्लस ING लगाना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करवाएंगे। प्रेपोजिशन लिखा हुआ दिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसके साथ लगाऊं क्या, V1 प्लस ING। और ये पहले आएगा क्रिया, ये क्रिया पहले आएगी हिंदी में, फिर के साथ के बिना। सर क्या कहना चाहते हो, ये देखो। विथआउट रनिंग, विथआउट रनिंग का मतलब क्या हो गया, दौड़े बिना। प्रेपोजिशन के साथ ING, विथआउट रन नहीं होगा, ये पता रखना। अबाउट टीचिंग तो क्या मतलब हो गया, पढ़ने के बारे में। पढ़ने के बारे में, के बारे में को मैंने क्या बोला, अबाउट, और पढ़ने को मैंने क्या बोला, पढ़ाने के बारे में। सही रहेगा अबाउट टीचिंग, ये पता रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, विथ प्लेइंग खेलने के साथ, खेलना, और विथ का मतलब क्या हो गया, के साथ। ऑन राइटिंग लिखने पर, लिखने पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। जैसे ये देखो, ये सेंटेंसेस में ऐसा ही तो दिखा है सर, ये देखो ना। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार। अरे मेरे भाई मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं क्या करने के बारे में सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं, फिर सेंटेंस को उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग है मतलब सोच रहा हूं किस चीज के बारे में, एक नई कार खरीदने के बारे में। शी लेफ्ट, वह काम पूरा करने के बाद चली गई। आफ्टर का मतलब के बाद ना, काम पूरा करने के बाद। लेफ्ट मतलब वो चली गई, इस चीज का पता रखना। ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन से सेंटेंसेस जुड़े हुए रहते हैं, इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए सर, एक वर्ड लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने। वर्ड लिखा हुआ है एडजेक्टिव। अरे सर ये एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि इससे रिलेटेड भी ट्रांसलेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अरे सर क्या कहना चाहते हो, सपोज यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, कोई भी क्या लिखा हुआ है, नाउन, मतलब कोई भी नाम हो जाए किसी भी व्यक्ति का, या फिर प्रोनाउन जैसे ही, शी, दे हो गया, वो हो जाए, और उसके बाद में इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हो। मैंने ये पूछा कि ये आदमी कैसा है, तो अगर कुछ जवाब लिखा हुआ मिले तो उस कैसे का जो जवाब मिलेगा वो जवाब एडजेक्टिव होगा, ये पता रखना। वो जवाब क्या होगा सर, एडजेक्टिव होगा, इस चीज़ का पता रखना। अब अगर ये आदमी प्रेजेंट में ऐसे हैं, अगर ये आदमी प्रेजेंट में ऐसे हैं तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सर इज एम आर। अगर ये आदमी पास्ट में ऐसे थे तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, वॉज वर। और अगर ये आदमी फ्यूचर में ऐसे होंगे तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, विल बी लगा दूंगा, इस चीज़ का पता रखना। प्रेजेंट में ऐसे हैं तो इज एम आर, पास्ट में ऐसे थे तो वॉज वर, और फ्यूचर में ऐसे होंगे तो क्या लगा दूंगा, विल बी। ये वर्ड्स, जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको पता होते हैं आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इधर देखो, मोदी जी, मोदी जी इज, मोदी जी। अब मैंने पूछा मोदी जी हैं, तो मोदी जी कैसे हैं सर, मोदी जी फास्ट है, मोदी जी इंटेलिजेंट है, मोदी जी वाइज है, मोदी जी ओल्ड है, मोदी जी पावरफुल है, मोदी जी इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में अच्छा होना, मोदी जी बोलने में अच्छे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरा के पूरे हैं, ये सारे वर्ड्स इन मोदी जी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सब के सब एडजेक्टिव है, सब के सब क्या है सर, एडजेक्टिव है, इस चीज़ का पता रखना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को और दिया, एग्जाम्पल क्या हो गया, इधर देखो, आई एम गुड, आई एम एक्सीलेंट, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम एक्सीलेंट, आई एम सुपर्ब, आई एम फैबुलस, आई एम फैंटास्टिक। ये सब के सब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सब के सब यहाँ पे, यहाँ तक ये जो वर्ड्स हैं, ये आई के बारे में बता रहे हैं, मैं कैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जब इस प्रेजेंट में हूँ तो मैं इज़मार लगाऊंगा, पास्ट में था आई वॉज गुड, आई वॉज एक्सीलेंट, और फ्यूचर में होऊंगा तो आई विल बी, आई शैल बी एक्सीलेंट, इस चीज़ का पता रखना। वी आर रेडी, इसका मतलब हो गया हम तैयार हैं। यू आर लेट, इसका मतलब तुम देर से आए हो। शी इज़ काइंड, वो दयालु है। ही इज़ स्मार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, वो स्मार्ट है, इस चीज़ का पता रखना। जब भी आपको इस तरीके से वर्ड्स लिखे हुए मिले, पास्ट में लिखे हुए मिले, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, द किड्स वर नॉटी। अरे मेरे भाई जो बच्चे जो थे वो बच्चे कैसे थे, शरारती थे, तो शरारती को मैं नॉटी बोलूंगा, थे तो वर लगा रखा है। द रोड्स वर बिजी, जो रोड
जो थी वो रोड्स कैसी थी सर, बिजी थी, इस चीज़ का पता रखना। द चेयर्स वर ओल्ड, जो चेयर्स जो थी वो चेयर्स कैसी थी, ओल्ड थी। शी विल बी एंग्री, वो फ्यूचर में होगी, वो गुस्सा होगी। तो ये एडजेक्टिव्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एडवर्ब जो मैंने सबसे शुरू में बताई, एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि मोदी जी कैसे हैं, तो मोदी जी पावरफुल है, तो मोदी जी इज पावरफुल होगा, ये पता रखना। एडवर्ब क्या करती है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता, वैसे वर्ब की भी विशेषता बताती है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताती है। सर कैसे, तो इधर देखना। वर्ब से मैंने सवाल पूछा, वर्ब से मैंने सवाल पूछा कि भाई साहब कोई काम किया, कोई काम आपने कैसे किया, कोई काम आपने कैसे किया, तो कैसे का जो जवाब मिलेगा ये पता रखना, वो एडवर्ब होगा। एक से ज्यादा शब्दों में जवाब मिले तो एडवर्बियल फ्रेज। वर्ब से पूछा कैसे, वर्ब से पूछा मैंने कहाँ, वर्ब से पूछा मैंने कब। अब जब ये जवाब मिलेगा कैसे, कहाँ और कब, और फिर मैंने बोला कोई काम करते हो तो कितनी बार करते हो, कितना कितना, कोई कमाता है तो कितना कमाता है, इन सब सवालों का जो जवाब मिलता है वो जवाब एडवर्ब मिलता है। इस चीज़ का पता रखना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पता होने चाहिए और कुछ नहीं है सर। ये देखो, ही हैंडल्ड द टूल्स, उसने टूल्स को हैंडल किया। अरे मेरे भाई साहब टूल्स को कैसे हैंडल्स किया, तो कैसे हैंडल किया, तो क्या लिखा हुआ है, सेफली। सिर्फ सेफ नहीं होगा, इस चीज़ का पता रखना। लेकिन यही मैंने बोला आई एम, मैं हूं, तो मैं क्या होऊंगा सर, ध्यान रखना, मैं सेफ होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, सेफ। लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ रहेगा, यहां पे सेफली लिखा हुआ रहेगा, इस चीज का पता रखना, क्योंकि एडवर्ब है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी अरेंज्ड द फ्लावर्स, उसने फ्लावर्स को अरेंज किया। अरे सर उसने फ्लावर्स को कैसे अरेंज किया, तो जवाब क्या लिखा हुआ, नीटली। नीटली मतलब साफ सुथरे ढंग से उसने अरेंज किया, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। द किड्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ का जवाब क्या मिल रहा है सर, डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे की तरफ खेल रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डाउन स्टेयर्स बोला जाता है। इस चीज़ का पता रखना। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, इधर देखना सर, इधर पूरा दिमाग इस जगह पे रखना। एडवर्ब जो होती है वो एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है, एडजेक्टिव की। और जब वो एडजेक्टिव की विशेषता बताती है तो इस एडवर्ब को जस्ट एडजेक्टिव से पहले रखता हूं। जस्ट मैं किससे पहले रखता हूं, एडजेक्टिव से पहले रखता हूं। सर आप क्या कहना चाहते हो, मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि मोदी जी इज, मैंने लिखा मोदी जी इज फास्ट, फिर मैंने लिखा मोदी जी इज रिच, मैंने लिखा मोदी जी इज पावरफुल, और फिर मैंने लिखा मोदी जी इज ओल्ड। आपको नहीं लगता कि ये जो सारे के सारे शब्द है ये मोदी जी की विशेषता बता रहे हैं कि मोदी जी कैसे हैं, मोदी जी कैसे हैं। तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है मोदी जी फास्ट है, मोदी जी रिच है, मोदी जी पावरफुल है, मोदी जी ओल्ड है। तो ये सब के सब एडजेक्टिव हो गए, सब के सब क्या हो गए, एडजेक्टिव। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब कितने हैं, अरे फास्ट तो है मोदी जी लेकिन कितने फास्ट है, रिच तो है लेकिन कितने रिच है, पावरफुल तो है लेकिन कितने पावरफुल है। कितने का जो जवाब मिलेगा सर, इस चीज़ का पता रखना, जो कितने का जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगी। वो क्या होगी, एडवर्ब होगी, इस चीज़ का पता रखना। तो मोदी जी इज एडवर्ब, फास्ट लिखा हुआ, रिच लिखा हुआ, पावरफुल लिखा हुआ, ओल्ड लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे कितने का जवाब एडवर्ब होगी। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए वेरी फास्ट, सर मोदी जी इज़ वेरी फास्ट, मोदी जी इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, मोदी जी इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। आपको जो ये वेरी लिखा हुआ है, आपको जो ये एक्सट्रीमली लिखा हुआ मिल रहा है, ये एडवर्ब्स होगी। इन चीज़ों का पता रखना, क्या होगी सर, एडवर्ब्स। ये देखो ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये देखो ना सर, द टेस्ट वॉज एक्सट्रीमली ईजी। अरे मेरे भाई जो टेस्ट जो था वो आसान था। कितना आसान था, तो अणुता आसान था। अणुता को मैं क्या बोलूंगा, एक्सट्रीमली बोलूंगा। एक बार सेंटेंस को बोल जाओ, द टेस्ट वॉज एक्सट्रीमली ईजी, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग। कितनी की इंटरेस्टिंग है, तो आपने बोला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो काफ़ी क्या होगा जल्दी से बता दो, क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा, ये पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ हर हैंड राइटिंग जो है वो परफेक्ट है। परफेक्ट एडजेक्टिव है, कितनी परफेक्ट है, पूरी तरह से परफेक्ट है। तो पूरी तरह से मैं क्या बोलूँगा, एब्सोल्युटली बोलूँगा। इस चीज़ का पता रखना। अरे सर आपने तो कहा कि एडवर्ब जो होती है वो एडवर्ब की भी विशेषता बताती है। बिल्कुल, एडवर्ब जो है वो किसकी विशेषता बताती है, एडवर्ब की भी विशेषता बताती है। जब वो एडवर्ब की विशेषता बताएगी तो एडवर्ब से ही मैं पूछूंगा कितना, कि वो फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट से मैंने पूछा कितना का फास्ट दौड़ता है, तो वो कितने का जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगी। सर कैसे, इधर देखो, शी सिंग्स, वो गाती है। वो कैसे गाती है, तो जवाब मिल रहा है ब्यूटीफुली। कैसे गाती है सर, ब्यूटीफुली गाती है, मतलब सुंदर तरीके से गाती है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो ब्यूटीफुली है ये ब्यूटीफुली एडवर्ब है सर। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वर्ब से कैसे का जवाब दे रही। फिर मैंने ब्यूटीफुली से पूछा कि ब्यूटीफुली तो गाती है लेकिन कितना ब्यूटीफुली गाती है। अरे भाई साहब कितना ब्यूटीफुली, तो जवाब मिल रहा है वेरी ब्यूटीफुली। अरे भाई साहब बहुत शानदार गावा है, बहुत बढ़िया गावा है। तो जो बहुत वर्ड है ना सर, बहुत, ये बहुत जो है, ये बहुत वेरी जो है, ये एडवर्ब होगा। इस चीज़ का पता रखना।
ही रन्स वो दौड़ता है, क्विकली तेज, एक्सट्रीमली क्विकली। दे अराइव्ड, वो आए, कब आए सर? लेट आए, कितना लेट आए? काफी लेट आए। तो ये जो लिखा हुआ है ये एडवर्ब की विशेषता बताती है। ये शब्द आपको ज्यादा से ज्यादा पता रखना है, इनको बोल के रखना है ताकि आपको पता रहे कि भाई साहब एडवर्ब को एडवर्ब से पहले लगाते हैं जब विशेषता करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो इस चीज का पता रखना सर। चलो ये समझ में आ गया। अब इसी चीज को सेंटेंसेस के कुछ एक टाइप्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे मैंने बता रखे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में चीज समझना। सेंटेंसेस के अलग अलग, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस की आपको ट्रांसलेशन पूछी जाएगी, एक्सक्लेमेटरी की पूछी जाएगी, तो मैं इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इन सबको मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस के टाइप के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि सर मैं इसकी ट्रांसलेशन कैसे करूं। सबसे पहले गरीबाराम सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है असर्टिव? जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हो, या फिर नेगेटिव बोलते हो। चलो सर ये पता है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से। अब फर्क क्या है? फर्क है यहाँ पे देखो वर्ब लिखी हुई है, सीधी वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मोडाल वर्ब के बाद में नॉट। जब आपको ट्रांसलेशन में आपको ये पता चले नहीं का भाव आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब और मोडाल के बाद मुझे क्या लगाना होता है? नॉट। आई एम राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं अभी पत्र लिख रहा हूं, मैं अभी पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। सर ये गरीबाराम हो गया, ये हमें पता है, ये हमें पता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, जल्दी से बता दो। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट मतलब मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया है, मैंने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है भाई, जस्ट अभी अभी पूरा नहीं किया है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, अरे मेरे भाई मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा तो आई विल एक्सेप्ट द ऑफर, नहीं करूंगा तो आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। इस चीज का पता नहीं, ऐसा कैसा मॉडल्स में हो गया। दे शुड ब्रेक द रूल्स, उन्हें रूल्स को तोड़ना चाहिए। दे शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? उन्हें रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। बस दो अलग अलग टेंसेज है जिनका ये पता रखना है। एक प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव होता है उसके अंदर डू डज नॉट प्लस V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? डू डज नॉट प्लस V1। और एक पास्ट सिंपल का नेगेटिव होता है जिसके अंदर डिड नॉट प्लस V1 लगाते हैं, अलग से मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी रहती है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में मैं झूठे दावों को स्वीकार नहीं करता हूं, तो मुझे क्या बोलना होता है? आई डू नॉट एक्सेप्ट फॉल्स क्लेम्स। अरे मेरे भाई मैं झूठे दावों को स्वीकार नहीं करता, आई डू नॉट एक्सेप्ट फॉल्स क्लेम। दे डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, वो समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। वही प्रेजेंट सिंपल वाला है, वही काम रिपीट होने वाला है, लेकिन नेगेटिव में है तो मुझे डू डज नॉट का प्रयोग करना होता है, ये पता रखना। सर पास्ट सिंपल में क्या होता है? वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में एक बार काम किया, लेकिन इसी में अगर नेगेटिव हो जाए तो मुझे डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। डिड नॉट के साथ क्या लगानी होती है? फर्स्ट फॉर्म। इधर देखो, आई डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैंने ये कहा कि मैंने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया सर, तो आई पूरा नहीं किया, तो नेगेटिव है, तो आई डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उसने कपड़े नहीं धोए, देखो पास्ट में, पास्ट में कोई भी काम एक बार नहीं किया, तो शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, इसका मतलब ये हो गया उसने कपड़े नहीं धोए। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने हो गया सर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होता है? जिसके अंदर हम सवाल पूछते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं सर? सवाल पूछते हैं, ये पता रखना। सवाल पूछते हैं, सवाल दो तरीकों से पूछा जाता है। अगर आपको कहीं से भी सेंटेंस क्या से शुरू होता हुआ दिखे, ट्रांसलेशन कर रहे हो, सेंटेंस आपको किससे शुरू होता हुआ दिखे, क्या से शुरू होता हुआ दिखे, और पीछे की तरफ क्वेश्चन मार्क आपको लिखा हुआ दिखे, आप ये दिमाग के अंदर पक्का फिक्स कर लेना भाई साहब ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जब क्या से शुरू हो, मुझे कुछ नहीं करना। जो भी हमने टेंसेस पढ़े, जो भी हमने मॉडल्स पढ़े, एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस पढ़े, कुछ मत करो। उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स जो थे उसको सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाओ, काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाओ, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कर दो, काम हो जाएगा। क्या से शुरू होता है सर? आप क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, ही इज स्लीपिंग का मतलब हो गया कि वो अभी सो रहा है, वो अभी सो रहा है। लेकिन यही मैं पूछ रहा हूं, क्या वह सो रहा है? क्या वह सो रहा है? मैं कुछ मत नहीं करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाऊंगा, इज ही स्लीपिंग हो जाएगा। हैज द ब्रिज कोलैप्स्ड, पहले तो मैंने बोला द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, इसका मतलब ब्रिज गिर चुका है। यहां पे लिख दिया हैज द ब्रिज कोलैप्स्ड, क्या ब्रिज नीचे गिर चुका है। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं। डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो। सब में पूछा जा रहा है, इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये देखो, डज नीरज क्राई, अरे मेरे भाई क्या नीरज रोता है। डज शी हेट, क्या वो नफरत करती है। डिड यू रन फास्ट, क्या तुम फास्ट भागे,
क्या तुम तेज भागे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर पे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव है तो ये बात पक्की है, हेल्पिंग वर्ब और मोडाल शुरू में आएंगे, ये पक्का है सर। और पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों बातें पक्की है। आप सर एग्जाम में मैं डिसाइड कैसे करूंगा, इसी से डिसाइड करूंगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है क्या से शुरू हो रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव का मतलब, नॉट का मतलब हो गया कि दोनों साथ में आ जाए। इसको मैं दोनों तरीकों से लिख सकता हूं, इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इजंट ही स्लीपिंग, इजंट ही स्लीपिंग। शुरू में जब मैं लगाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं सुनना, शुरू में जब मैं लगाऊंगा तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, और ऐसे जब मैं लगाऊंगा तो मैं अलग अलग लिखूंगा। ध्यान रखना ये गलत होगा, क्योंकि एक ऑप्शन में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, इज नॉट ही स्लीपिंग, ऐसा कैसा लिखा हुआ मिलेगा, और आपको कहना है गलत है सर, ये कैसी बात कर रहे हो, इज नॉट ही स्लीपिंग जैसा कुछ नहीं होता, इजंट ही स्लीपिंग होगा। या तो इजंट ही स्लीपिंग या फिर इज ही नॉट स्लीपिंग, इस चीज का पता रखना। इज राम नॉट लाफिंग, क्या राम नहीं हंस रहा है। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता। इस तरीके के ये सेंटेंसेस है। तो आप लोगों को इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन बनेगा सर, तो ये पता रखना कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगी। चलो सर हमें ये पता है। उसके बाद में जब मैं बात करूं इंटरोगेटिव में, दूसरे सेंटेंसेस की जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जो किससे शुरू होता है सर, क्वेश्चन वर्ड से। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं तो ध्यान रखना, प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर मोडाल, वही बात है, हेल्पिंग वर्ब और मोडाल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहे थे उन्हीं के आगे वो WH वर्ड लग जाएगा, वो क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बस इस चीज का पता रखना। लेकिन इसके लिए आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए सर। अर्थ कैसे, अगर आपको वॉट लिखा हुआ तो वॉट का मतलब क्या होता है, कौन सा होता है। वॉट का मतलब किस चीज ने भी होता है, किस चीज ने भी होता है। आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या लिखा हुआ मिले सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू, तो इसका मतलब होगा कि कौन सी चीज ने तुम्हें इंस्पायर किया, कौन सी चीज ने तुम्हें इंस्पायर किया। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू लिखा हुआ है। व्हेन का मतलब कब लिखा हुआ है, वेयर का मतलब कहाँ लिखा हुआ है, वाई का मतलब क्यों लिखा हुआ है, हु का मतलब कौन और किसने लिखा हुआ है। हु का मतलब क्या हो गया, कौन या किसने। हुम का मतलब किसे और किसको है। हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके है। ये अर्थ पक्के पता रखना अगर खुद का भला चाहते हो। विच का मतलब क्या हो गया, कौन सा, कौन सी, कौन से हो गया। हाउ का मतलब कैसे हो गया। हाउ मच का मतलब कितना हो गया। हाउ मैनी का मतलब कितना हो गया। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर और कितने समय तक हो गया। हाउ फार का मतलब कितना दूर। आपसे कोई पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो अरे भाई साहब आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, वो आदमी और पूछना चाह रही है। फटाफट बता दो क्या लिखा हुआ है सर, हाउ ओल्ड आर यू लिखा हुआ है। हाउ ऑफन डज ही टेक टी, वो दिन में कितनी बार चाय पीता है, तो उसको मैं हाउ ऑफन कहता हूँ। हाउ फास्ट का मतलब क्या हो गया, कितनी तेजी से हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। सर कुछ एक सेंटेंस बता दो, कुछ एक सेंटेंस। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, ये देखो ना क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू आई ईट, अरे भाई साहब मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। वेयर का मतलब वेयर डू वी रन, हम कहाँ दौड़ते हैं, हम कहाँ दौड़ते हैं। वाई डज नीरज क्राई, नीरज क्यों रोता है। वाई इज नीरज क्राइंग, ये एक हेल्पिंग वर्ब का भी पता रखना सर। सारे टेंसेज अब मिक्स होंगे, ये पता रखना। वाई इज नीरज क्राइंग, इस चीज का पता रखना। वाई इज नीरज क्राइंग, इसका मतलब हो गया नीरज अभी क्यों रो रहा है। वाई डज नीरज क्राई, नीरज क्यों रोता है। हाउ ऑफन डू दे टेक एक्सरसाइज, वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। विच गेम डिड ही प्ले, उसने कौन सा गेम खेला, कौन सा, इस चीज का पता। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर डिड राम गो टू स्कूल, अरे स्कूल कहाँ गया राम, मतलब कौन से स्कूल में गया। विच न्यूज़पेपर डिड योर फादर रीड, आपके पिताजी ने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा। देखो डिड आ रखा है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है सर। वैन हैव यू टेकन योर मील, अरे मेरे भाई आपने अपना खाना कब खाया। कब के अर्थ में वैन। मेरे को ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस में हमेशा ये पता रखना, पहले तो इनका अर्थ पता होना चाहिए, दूसरी चीज मुझे ये पता रखनी है कि इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब करेक्ट टेंस की आनी चाहिए। अगर इतना पता रख लोगे तो आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे, पक्के बनेंगे सर। नेक्स्ट और भी प्यारा है सर, एक आधा सेंटेंस ऐसा दिखेगा, वो है सर इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस। सर होता क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इधर देखो, ज्यादा लोड नहीं लेना है। इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर का भाव हो, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, या फिर जिसमें एडवाइस का भाव होता है। ध्यान रखना इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
आपको किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो या तो आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट से शुरू कर दोगे, ये पता रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट नहीं होगा। आपने तो किसी को कोई काम कहना है कि ये काम करो, ये काम करो, और मुझे कहना है ये काम मत करो, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा डोंट प्लस V1, कभी मत करो। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले कभी मत करो, तो मैं बोल दूंगा नेवर प्लस V1, नेवर प्लस V1। नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर कम लेट, कभी भी लेट मत आओ। नेवर गॉसिप अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में गप्पे मत मारो। नेवर, ये काम करो, कम हियर, इधर आओ सर, गो देयर, वहां जाओ, हेल्प मी, मेरी मदद करो, यहीं पे। ये एक चीज मेरे को बतानी है, पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है सर। बी क्वाइट, शांत रहो। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट इंतजार करो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद करो। टर्न ऑन द फैन, फैन को ऑन करो। इस सेंस में हम ये सब लगाते हैं, इस चीज का पता रखना। अब यहीं पे मैं एक शानदार चीज बताता हूं। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी से, मैं कहना चाहता हूं कृपया ये करो, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, तो मैं सामने वाले को ये काम करने के लिए कह रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही यही हो गया, सामने वाले आदमी को मैं कोई काम करने के लिए कह रहा हूं, प्लीज ये करो, प्लीज ये करो। V1 लगाओ, V1 लगाओ, इधर देखो। या तो आप ये बोलोगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लीज हेल्प मी। एक और होता है इंपेरेटिव, इसी में आप कुड यू का भी यूज करते हो, ये मैं बता रहा हूं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये भी सही है सर, इस चीज का पता रखना। कुड यू हेल्प मी प्लीज अगर लिखा हुआ मिले, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, ये पता रखना। कुड यू प्लस V1, इसका मतलब यही होता है क्या आप मेरी मदद करेंगे। कुड यू हेल्प मी प्लीज, इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया, ये समझ में आ गया। शायद अब यही काम मत करो, तो ये देखो क्या लिखा हुआ, डोंट फॉरगेट योर कीज, अरे अपनी चाबियां मत भूलो। डोंट बी लेट, देरी मत करो। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को स्किप मत करो। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, खाते खाते वक्त बात मत करो। डोंट सिट टू क्लोज टू द टीवी, टीवी के बहुत ही ज़्यादा पास मत बैठो, नज़दीक मत बैठो, उसके लिए मुझे इसका यूज़ करना होता है। नेक्स्ट एक और है सर, लेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के भी आते हैं। अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे ये काम करने दो, किसी को ये काम करने दो, किसी को ये काम करने दो, तो इस चीज़ का पता रखना। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 और आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का पता रखना। इन सब का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, किसी को कोई काम करने दो, किसी को कोई काम करने दो। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस है, प्लस V1 है, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने किसी को कहा कि लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने दो। लेट मी राइट द लेटर, लेटर लिखने दो। लेट हिम रीड द बुक, उसे किताब पढ़ने दो। लेट हिम ड्राइव द कार, उसे कार चलाने दो। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। लेट हर कुक द फूड, उसे खाना पकाने दो। लेट देम प्ले क्रिकेट, उन्हें क्या करने दो, क्रिकेट खेलने दो। इस चीज़ का पता रखना, तो मुझे ये लगाना होता है। एक और है सर, लेटस और लेट्स, आपके सामने लिखा हुआ लेटस और फिर क्या लिखा हुआ, लेट्स प्लस V1। इसका मतलब होता है सुझाव देना, चलो ये करें। आपने किसी को कहा कि चलो खेलते हैं भाई साहब, तो लेट्स प्ले, चलो आनंद लेते हैं, लेट्स एंजॉय। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी, लेट्स का प्रयोग करना है। लेट्स ओपन द डोर, चलो दरवाजा खोलते हैं। लेट्स रीड द बुक, चलो किताब पढ़ते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो गाना गाते हैं। लेट्स वॉच द मूवी, चलो हम क्या करते हैं सर, मूवी देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लेट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही बात है, व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रखा होता है, पीछे पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। ये पता रखना जब भी हम किसी को कोई चीज़ राजी होकर बताएं। अरे मारा भाई, मतलब आपने किसी को बोला कि तुम्हारे पास कितनी शानदार वाली घड़ी है, आपने किसी को ये बोला तुम कितनी सुंदर हो भाई, तुम कितने हैंडसम हो, किसी को ऐसा बोलने का काम पड़े, तुम कितने फिट हो, किसी को ऐसा बोलने का काम पड़े, व्हाट या हाउ से स्टार्ट करना है, ये पता रखना। व्हाट या हाउ और इन सेंटेंसेस को बोल जाओ। मैं बता रहा हूँ रूल्स याद करने जाओगे नहीं होगी चीजें, सेंटेंसेस को बोल के रखो सर। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जबान पे आएंगे, सेंटेंसेस ज्यादा नेचुरल है, रूल्स नेचुरल नहीं है। जबरदस्ती घोटने की कोशिश करोगे वो तो लास्ट में जब आते हैं चीजें फिर रूल्स को रिवाइज करना होता है। पहले सेंटेंसेस बोलो, जैसे ये लिखा हुआ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, अरे मेरे भाई गजब का सनसेट है। हाउ फास्ट ही रन्स, अरे वो कितना तेज दौड़ता है। ध्यान रखना पहले सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब, इस चीज का पता रखना। दो सेंटेंसेस लिखता हूं सर, पता होना चाहिए आपको डिफरेंस। एक मैंने लिखा हाउ ओल्ड आर यू और एक मैंने लिखा हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। सर दोनों में फर्क क्या है?
नीचे वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, ऊपर वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इंटरोगेटिव। सर बोलने में फर्क क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, जब मैं इंटरोगेटिव बोल रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने, हाँ तुम्हारी उम्र क्या है, तो मैं बोलता हूं हाउ ओल्ड आर यू। लेकिन सामने वाले को देख के मैंने बोला भाई साहब तू कितो बूढ़ो है यार, तुम कितने बूढ़े हो, मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? हाउ ओल्ड यू आर। मैं सरप्राइज नहीं कर, मैं मतलब इसको पूछ नहीं रहा हूं, मैं सरप्राइज होकर बता रहा हूं इस चीज का पता रखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर। अब आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? जब आप किसी से कोई प्रार्थना करते हो, इच्छा करते हो, आशीर्वाद, श्राप देने के लिए, आपने किसी को कहा कि प्रभु करे कि तुम भाड़ में जाओ, प्रभु करे कि तुम कहाँ जाओ? भाड़ में जाओ। तो ये मे यू गो टू हेल, मान लो किसी को बोलने का काम पड़े तो सेंटेंस तो सही बोले सर। ये देखो, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी हो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखे, मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम जिंदगी में सफल हो वो। तो जनरली इस तरीके के सेंटेंसेस को हम किससे स्टार्ट करते हैं? मे से शुरू करते हैं। ये पता रखना। और ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। अब एक और चीज है, ये कुछ एक शब्दों के अर्थ है, वैसे डिटरमिनर्स में मैं बता चुका हूं लेकिन हिंदी अर्थ नहीं बताए। ये सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो आपको ये अर्थ पता होने चाहिए। जैसे दिस का मतलब यह तो पता होगा, दूज का मतलब वो पता होगा आप लोगों को, सच का मतलब ऐसे और ऐसा, सेम का मतलब वही और एक जैसा, अदर का मतलब दूसरा, अनदर का मतलब एक और, ईच हो गया, एवरी हो गया। इनके कुछ एक जो अर्थ है वो अर्थ आप लोग पता रखना सर। अर्थ ऐसे कैसे कुछ एक प्रोनाउंस लिखे हैं मैं आप लोगों के सामने। समवन का मतलब कोई व्यक्ति, समबडी का मतलब कोई लिखा हुआ है, एनीबडी लिखा हुआ है, एनीथिंग लिखा हुआ है, एवरीवन, नथिंग। जैसे नो वन लाइक्स मी, नोबडी लाइक्स मी, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। तो इनका अर्थ ये होता है, ये आप लोगों को खास तौर से पता होना चाहिए सर। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लोड मत लो, अभी 1% भी नहीं सोचना है। चलो सर हमें ये पता चले। अब जो मैं बता रहा हूं, अब थोड़े से अगर बड़े सेंटेंसेस आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं, थोड़े से अगर बड़े सेंटेंसेस आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं सर, उनको कैसे करेंगे? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। ये सारी चीजें, ये जो मैं आपको समराइज कर रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा ये मैंने बेसिक के अंदर जो अपनी ऐप के ऊपर क्लासें होती है 17 क्लासों के अंदर जो मैंने करवाया है, वो मैं आप लोगों को एक क्लास के अंदर उसकी पूरी की पूरी समरी दे रहा हूं भाई साहब। 17 क्लासों के अंदर जितनी मैंने ये पूरी एक एक क्लास के अंदर 50-50, 60-60 सेंटेंसेस की बुलवा बुलवा कर प्रैक्टिस करी है। और ये स्टूडेंट्स है, बहुत सारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को देख रहे हैं। उस क्लास से पहले उनकी कैसी हालत थी, 17 क्लासों के बाद उन्हें ऐसा लगा कि भाई साहब अब तो हमें हर सेंटेंस समझ में आता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मैं बता, इतना आप कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा हाउ टू आंसर। कोई वर्ड नया भी आ जाता है तो भी आप लोगों को ग्रामर से किसी न किसी तरीके से यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर सर। इस चीज़ का पता रखना। तो ये देखो सब सिंपल सेंटेंस। अब मैं आप लोगों के सामने लिखूँ, जब बड़े सेंटेंसेज हो जिसमें सपोज कंजक्शन लगे हुए हो, ऐसे सेंटेंसेज हो, तो उनको किस तरीके से किया जाता है। तो एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा सिंपल सेंटेंस। तो सर सिंपल सेंटेंस होता क्या? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब हो सर। जिसके अंदर कौन सी वर्ब हो? फाइनाइट वर्ब हो। सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। फाइनाइट वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, वो सिंपल सेंटेंस है। या फिर फाइनाइट वर्ब तो एक होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट, साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब भी दे रखा हो और ऑब्जेक्ट दे रखा हो। नॉन फाइनाइट वर्ब और क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट। अरे सर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है? वैसे मैं कंजक्शन वाले टॉपिक में बता चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं एक बार फिर से बताता हूं। इधर देखो, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है, जो चेंज हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है उसको मैं फाइनाइट वर्ब कहता हूं। तो जो टेंस और मोडाल्स की जो वर्ब्स है, जो टेंस और मोडाल्स की जो वर्ब्स है, भली एक्टिव पैसिव की वर्ब है, जो भली हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी है, जो टेंस और मोडाल्स की वर्ब से ध्यान रखना, वो फाइनाइट वर्ब है। वो कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। और दूसरे नंबर पे आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो? नॉन फाइनाइट वर्ब, जो टेंस और मोडाल्स के अकॉर्डिंग नहीं बदलती। टेंस कोई भी हो, मोडाल्स कोई भी हो, जो एक जैसी रहती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जिसके अंदर एक इन्फिनेटिव होता है जिसको मैं 2+V1, एक V1 होता है बेयर इन्फिनेटिव, एक 2+ हैव प्लस V3। ये काम नहीं आएगा, इससे काम चल जाएगा आपका ये। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3। पास्ट पार्टिसिपल V3 को कहते हैं, बस यूं ही पता रख लो। बाकी ये 3 काम के आपके, ये और ये वाली चीज़ें जो है वो काम की है, इस चीज़ का पता रखना। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, तब तक वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो,
तब वो सेंटेंस ही नहीं है, ये पता रखना, वो सेंटेंस ही नहीं है। तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए या नॉन फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अरे सर धाप के मेरे पास फाइनाइट वर्ब पहले होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब लिख रखी है तो वो सेंटेंस नहीं है। इस चीज का पता रखना, वो गलत है सेंटेंस। सर एग्जाम्पल दो। अरे सर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आप कहना क्या चाहते हो, ये देखो 3 सेंटेंसेस लिखे मैं। ये लिखा हुआ आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सपोर्ट द फार्मर्स, मैं दिल्ली जा रहा हूँ फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सपोर्ट द फार्मर्स। अरे मेरे भाई मैं दिल्ली गया टू सपोर्ट द फार्मर्स, मैं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली गया और मैं दिल्ली जाऊँगा फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे 3 वर्ब्स आपको बिल्कुल एक जैसी लग रही है। यहाँ पे देखो टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, लेकिन यहां पे जैसे ही मैं टेंस चेंज कर रहा हूं, एम गोइंग का वेंट हो गया, वेंट का विल गो हो गया। जैसे ही मैं टेंस को चेंज कर रहा हूं सर ये वर्ब्स चेंज हो रही है, तो इसीलिए ये वर्ब कौन सी है सर, फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले कोई टेंस हो, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मन करेगा सर, बहुत बार यहां पे वेंट है तो यहां सपोर्टेड कर दूं क्या, यहां पे विल गो, यहां पे एम गोइंग है तो यहां पे सपोर्टिंग कर दूं क्या। अरे नहीं मेरे भाई, इन वर्ब्स का टेंस के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, ही सपोर्टेड द farmers to gain publicity. I am supporting the farmers to gain publicity. He will support the farmers to gain publicity. यहां पे भी आप देखोगे जो 2 + V1 है सर, 2 + V1 वो नॉन फाइनाइट वर्ब है सर, कोई भी टेंस लगा हुआ है वो वैसे के वैसे, यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, इस चीज का पता रखना। लेकिन यहां पे जैसे ही मैं टेंस चेंज कर रहा हूं, चेंज हो रही है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली कौन सी वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। आप बस इस चीज का पता रखना। जे बात, ये देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये ही एंजॉयज, ये टेंस के अंदर सवाल पूछा हुआ है और ये इस कॉन्सेप्ट से होता है, इस चीज का पता रखना। ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, उसने पास्ट में एंजॉय किया सर फुटबॉल खेलना, पास्ट में, तो क्या हो गया जल्दी से बताओ, ही एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल, दे कर दिया जैसे ही, तो दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे देखो ये प्लेइंग ऐसे कैसे है सर, नॉन फाइनाइट वर्ब है। एग्जाम के अंदर पूछ रखा था सेंटेंस, ही स्टॉप्ड खाली जगह, तो स्टॉप्ड अपने साथ आईएनजी लेता है, इस चीज का पता रखना। और इसी वजह से यहां पे क्या हो गया था, स्टॉप्ड ड्रिंकिंग हो गया था, ये पता रखना। भले ही मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही स्टॉप्स, फिर भी यहां पे ड्रिंकिंग ही रहेगा, क्योंकि ये जो ड्रिंकिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसने पीना छोड़ दिया, वो पीना छोड़ देता है। एक सिंपल सेंटेंस में कम से कम क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए। इस चीज का आप लोगों को पता रखना। अब इनके यूजेस पता होने चाहिए। ये तो मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट बताया, अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में आपको टू सपोर्टेड लिखा हुआ मिलेगा, टू सपोर्टिंग लिखा हुआ मिलेगा, तो ये गणित आपको पता होगी तो आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, उन ऑप्शंस को खत्म कर पाओगे। मैं बता रहा हूं एक एक चीज आप लोगों को। शुरू में मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बताए, अब थोड़े से सेंटेंसेस को बड़ा कर रहा हूं। अब ये देखो, जैसे ही मैंने अलग अलग वर्ब्स को जोड़ा, तो सर मैं 2 + V1 को जोड़ता क्यों हूं, 2 + V1 मैं क्यों लगाता हूं। अरे मेरे भाई, उद्देश्य बताने के लिए कि कोई काम क्यों कर रहे हो, कोई काम क्यों कर रहे हो, तो 2 + V1 को जोड़ता हूं। अरे सर 2 + V1 2 के बाद में वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगी। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी ओपनड द विंडो। अरे मेरे भाई उसने दरवाजा खोला, तो मैंने पूछा कि क्यों दरवाजा खोला। अरे मेरे भाई ठंडी ठंडी फ्रेश एयर लेने के लिए उसने दरवाजा खोला, तो पर्पस दे रखा है, तो मैं 2 से जोड़ूंगा, टू गेट फ्रेश एयर होगा, ध्यान रखना। तो देखो हिंदी में क्या हो गया, उसने ताजा हवा लेने के लिए, ताजा हवा लेने के लिए खिड़की खोली, उल्टा चलेगा ना। ही सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू फोन। अरे मेरे भाई उसने पैसे बचाए, उसने पैसे बचाए क्या करने के लिए, एक नया फोन खरीद, पैसे बचाए, क्यों बचाए सर पैसे, नया फोन खरीदने के लिए, तो क्या हो गया, टू बाय अ न्यू फोन। इस चीज का पता रखना। इस जैसे ये देखो ना, आई वोक अप अर्ली, आई वोक अप अर्ली। अरे मेरे भाई मैं उठा, अरे मेरे भाई मैं उठा, मैं क्यों उठा मुझे जल्दी से बता दो। आई वोक अप अर्ली, मैं क्यों उठा, तो जल्दी से जवाब बता दो। टू स्टडी, पढ़ने के लिए उठा, तो क्या हो गया, आई वोक अप अर्ली टू स्टडी। आई जॉइंड द क्लास, मैंने क्लास को ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया सर, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, अपने इंग्लिश को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट में एक और बता देता हूं, जब भी आपको लगे कि 2 काम एक साथ चल रहे हो, जब भी आपको लगे कि 2 काम एक साथ चल रहे हो, तो मुझे लगाना होगा V1 + ING + ऑब्जेक्ट, और दूसरे में वही सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
सर आप क्या कहना चाहते हो? कॉफ़ी पीते हुए मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी करी, कॉफ़ी पीते हुए मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी करी। तो भाई साहब इधर से कॉफ़ी भी पी रहा हूँ, इधर से रिपोर्ट भी पूरी कर रहा हूँ, तो दो एक्शन साथ में हो रहे हैं। और जब भी दो एक्शन साथ में हो रहे हैं तो इस वाले को जो साथ में हो रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आई कंप्लीटेड माई रिपोर्ट। ध्यान रखना, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आई विल कंप्लीट माई रिपोर्ट, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं रिपोर्ट पूरी करूंगा लेकिन कॉफी पीते हुए पूरी करूंगा। भाई साहब कॉफी पीने का काम तो वैसे के वैसे चलेगा। कुकिंग डिनर, शी टॉक्ड टू हर मदर, खाना पकाते हुए उसने अपनी माँ से बात करी। तो कुकिंग डिनर, शी टॉक्ड टू हर मदर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ, राइटिंग द ईमेल, ईमेल को लिखते हुए, ईमेल को लिखते हुए ही थॉट अबाउट द मीटिंग, उसने मीटिंग के बारे में सोचा। क्लीनिंग द टेबल, शी फाउंड अ लॉस्ट रिंग, उसे एक खोई हुई रिंग मिल गई टेबल को क्लीन करते हुए। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे सर हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक काम को करने के बाद जब आपने दूसरा काम कर शुरू किया, एक काम को फिनिश किया और उसके बाद में दूसरा काम शुरू किया, तो मुझे ये लगाना होता है। इधर देखो क्या लिखा है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अरे भाई साहब होमवर्क को फिनिश करने के बाद वो बाहर गया खेलने के लिए। पहले होमवर्क को फिनिश किया और फिर वो बाहर गया खेलने के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि स्नान करने के बाद मैंने खाना खाया, तो पहले ऑब्वियस ही बात है स्नान किया फिर खाना खाया। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्नान करते हुए मैंने खाना खाया? क्या ये पॉसिबल है? अरे सर आप कैडी बात कर रही हो? तो हाँ यही मैं समझा रहा हूँ कि ये देखो हैविंग ईटन डिनर, हैविंग ईटन डिनर शी वॉच्ड टीवी। डिनर करने के बाद उसने क्या देखी सर? टीवी देखी। इस चीज का पता रखना। हैविंग क्लीन्ड द रूम, अरे रूम को साफ करने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं कहाँ चला गया? सोने चला गया। गया, क्यों गया? सोने के लिए गया। तो ये अलग अलग वर्ब्स जुड़ी हुई है, इस चीज़ का पता रखना। चलो सर ये समझ में आ गया। एक और खुकार वाली चीज़ बताता हूँ। एक वर्ब होती है सर हैव टू। हैव टू का मतलब होता है कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ना। हैव टू का मतलब क्या होता है सर? कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ना। अगर कोई काम आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है तो उसके लिए मुझे लगाना होता है हैव टू। अब मुझे हैव की वर्ब्स पता होनी चाहिए। इसके साथ जैसे ही मैं एस और यस लगाता हूं तो बन जाता है हैज टू। वर्ब की सेकंड फॉर्म करता हूं तो बन जाता है हैड टू। ये वर्ब्स की फॉर्म्स पता होनी चाहिए, इस चीज का पता रखना। इस चीज का देखो सबसे पहले वही प्रेजेंट सिंपल है सर। हैज हैव टू प्लस V1 मुझे लगाना है तो कोई काम रोजाना करना पड़ता है। अगर कोई काम आपको बार बार करना पड़ता है उसके लिए मुझे हैज हैव टू लगाना पड़ता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी हैज टू, शी हैज़ टू कुक डिनर एवरी डे। अरे मेरे भाई उसे रोज़ाना क्या करना पड़ता है? खाना पकाना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक डिनर एवरी डे। ही हैज़ टू स्टडी एट नाइट, उसे रात को पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू प्रैक्टिस हार्डर, उन्हें रात को उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दे हैव टू प्रैक्टिस, दे हैव टू प्रैक्टिस, उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे ही आपने बोला कि कोई काम पास्ट में करना पड़ा, जैसे ही आपने बोला कि कोई काम कब करना पड़ा? पास्ट में करना पड़ा, तो हैड टू प्लस V1 होता है। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको हैव टू की वर्ब लगानी है बस टेंस के हिसाब से, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई काम जैसे ही आपने बोला पास्ट में करना पड़ा भाई साहब पास्ट में, तो देखो क्या हो गया, आई हैड टू कैंसिल द मीटिंग। अरे मेरे भाई मुझे मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। सर दोनों में फर्क क्या है? आई कैंसल्ड द मीटिंग, आई कैंसल्ड द मीटिंग, इसका मतलब तो ये हो गया कि मैंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मैंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, लेकिन आई हैड टू कैंसिल द मीटिंग का मतलब क्या हो गया? मुझे मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। इस चीज का पता रखना। दे हैड टू चेंज द प्लान, अरे मेरे भाई उन्हें प्लान को चेंज करना पड़ा। दे चेंज्ड द प्लान, इसका मतलब हो गया उन्होंने प्लान को चेंज किया। इसमें पड़ा का सेंस आ रहा है, ये पता रखना। और यही बात अगर आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी, फ्यूचर में करनी पड़ेगी तो क्या होगा सर? आई विल हैव टू स्पीक इन द मीटिंग, अरे मेरे भाई मुझे मीटिंग में बोलना पड़ेगा, मुझे मीटिंग में बोलना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल हैव टू स्पीक इन द मीटिंग। दे विल हैव टू वर्क ओवर टाइम, उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू लीव अर्ली टुमारो, हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इस सेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। बहुत बार हैव टू का यूज़ सिर्फ पड़ेगा के लिए भी करते हैं, हैव टू का यूज़ पड़ेगा के लिए भी करते हैं। इस चीज़ का पता रखना कि फ्यूचर में करना पड़ेगा। यू हैव टू गो मतलब इसका मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा, उस सेंस में भी बोलते हैं, ये पता रखना सर। 6 बार एक और है सर, अगर करना है और करना था। अगर कोई काम आपको करना है और करना था, यार मुझे ये काम फिनिश करना है, मुझे एक मूवी देखनी है, मुझे 2 असाइनमेंट बनाने हैं, पढ़ते हैं नहीं, मेरे को बनाने हैं, मेरे को ये काम करना है, उसके लिए मुझे लगाना होता है B2 प्लस V1।
इज एम आर टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इस चीज का पता रखना। और करना था तो मुझे लगाना होता है वॉज वर टू प्लस वी वन, इस चीज का पता रखना। अरे उसे यहां पे ठहरना है, उसे यहां पे रहना है, ही इज टू स्टे हियर, ही इज टू स्टे हियर, इस चीज का पता रखना। यू आर टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तुम्हें इस काम को पूरा करना है। यू आर टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। द सोल्जर्स आर टू मूव फॉरवर्ड, अरे सोल्जर्स को आगे निकलना है, सोल्जर्स को आगे मूव करना है, तो द सोल्जर्स आर टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने, यू आर टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, अरे मेरे भाई तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है। ही वॉज टू बिकम ए ग्रेट लीडर, उसे एक अच्छा लीडर बनना था। शी वॉज टू मीट हिम अगेन, उसे एक बार फिर से वापस मिलना था। दे वर टू लूज एवरीथिंग वन डे, उन्हें एक बार सब कुछ हार जाना था। दे वर टू, इस चीज का पता रखना। किसी आदमी ने ये बोला माई गोल इज टू डिस्ट्रॉय यू, मेरा लक्ष्य तुम्हें बर्बाद करना है, तो वो क्या बोलेगा, माई गोल इज टू डिस्ट्रॉय यू। मान लो कभी किसी को बोलने का काम पड़े तो कम से कम सेंटेंस तो सही बोले सर हम 6 बार। एक और चीज है सर, कोई काम वाला वाली वाले, वाला वाली वाले, अगर आप ये कहना चाहते हो कि कोई काम करना वाले, करने वाले हो, करने वाले थे, कुछ भी बोलो, तो बी अबाउट टू प्लस वी वन, बी गोइंग टू प्लस वी वन, वाला वाली वाले। इज एम आर अबाउट टू प्लस वी वन, अभी करने वाले हो। इज एम आर गोइंग टू प्लस वी वन, अभी करने वाले हो। वॉज वर अबाउट टू प्लस वी वन, करने वाले थे। वॉज वर गोइंग टू प्लस वी वन, करने वाले थे। आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, अरे भाई साहब मैं निकलने वाला हूं, मैं बारिश जाऊं ना रहूं, तो केड़ी बात कर रही हो। आई एम अबाउट टू लीव होगा, इस चीज का पता रखना। शी इज अबाउट टू क्राई, अरे मेरे भाई वो रोने वाली है। आई एम गोइंग टू स्टडी टू नाइट, आज पढ़ने वाला हूं। शी इज गोइंग टू बाई ए न्यू फोन, वो नया फोन खरीदने वाली है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया। एक आपको इनका अर्थ पता रखना पड़ेगा। ये देखो 3 तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में मिलते हैं सर, कौन कौन से हैं इधर देखना। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इधर देखना। एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। जब बीच में कंजक्शंस आ जाए, बीच में क्या आ जाएगा सर, कंजक्शंस आ जाएगा, तब वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और फैन बॉयज वाला, अगर आपने कनेक्टिव्स वाली क्लास देख रखी है, क्योंकि अब मेरे को ट्रांसलेशन के हिसाब से बताना पड़ेगा, जो फैन बॉयज वाले हैं वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वाले हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो सिंपल सेंटेंस है उसका बस ये पता रखना कि उसमें कंजक्शन होता ही नहीं है सर। क्या नहीं होता है, कंजक्शन नहीं होता। अरे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, आपको बस ये पता रख लो, ये काम हो जाएगा। फैन बॉयज में फॉर का मतलब क्या होता है, क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि, ए का मतलब एंड होता है, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, और यथ सो। अब इन सब का अर्थ सो का मतलब इसलिए हो गया सर, ये फर्क मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इधर देखो, आई स्टेड होम, मैं घर में ठहरा हुआ रहा क्योंकि इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। फॉर का मतलब क्योंकि है, ये पता रखना। ही इज हैप्पी फॉर ही पास्ड द एग्जाम, क्योंकि उसने एग्जाम को क्या कर लिया था सर, पास्ट कर लिया था। ऐसे कैसे, ये कुछ एक कंजक्शंस है जिनका अर्थ पता होना चाहिए। आफ्टर का मतलब बाद में लिखा हुआ है, बिफोर का मतलब पहले लिखा हुआ है, वंस का मतलब एक बार, सिंस का मतलब जब से, टिल अंटिल का मतलब जब तक, वेन एवर का मतलब जब भी, वाइल का मतलब जब तक, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, जैसे ही, ये सारे के सारे लिखे हुए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ ऑल दो का मतलब यद्यपि, दो का मतलब हालांकि, और इवन दो का मतलब भले ही, वेयर एज का मतलब जबकि, वाइल का मतलब जबकि। जब ये सब लिखे हुए मिले तो इस हिसाब से करना होता है, इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये देखो क्या लिखा, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। बहुत प्यारा सेंटेंस, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, काम खत्म करने के बाद मैं घर गया, मैं काम खत्म करने के बाद घर गया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट होम। अरे मेरे भाई जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जस्ट अभी मैंने बताया था, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट होम, काम फिनिश करने के बाद। इसका मतलब भी वही है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है, ये काम करने के बाद मैंने वो काम किया। बस ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम फिनिश करने के बाद मैं घर गया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अरे सर ये टाइप्स थोड़ी पूछ रहे हैं, नहीं, लेकिन पता होंगे तो थोड़ा बेटर फील करोगे, कहीं ना कहीं तुम्हें ये दिखेंगे, इस चीज का पता रखना। और एक चीज मेरे को ये बतानी है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस का अर्थ पता रखना सर। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु लिखा हुआ मिलता है, जो रिलेशन बताए।
राहुल जो, तो हु का मतलब जो, जिसने, जिसके पास, जिसे, जिसको। हुम का मतलब जिसे होता है ये पता। हुज का मतलब जिसका और जिसकी होता है। विच का मतलब जो या कौन सा होता है। दैट का मतलब जो, जिसने होता है। वेयर का मतलब जहां होता है। व्हेन का मतलब जब होता है। और वाई का मतलब क्यों, उस सेंस में यूज किया जाता है। सर आप क्या कहना चाहते हो, रिलेटिव प्रोनाउन ये होंगे कब, ऐसे होंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग, अरे मेरे भाई जो लड़का खेल रहा है। लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ये पता रखना। द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट इज क्राइंग, अरे मेरे भाई जिस लड़का जिसकी बुक जो है वो खो गई है वो रो रहा है। दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जो मैंने कल खरीदा। जो मैंने कल खरीदा, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है, विच लगाना होता है। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक चीज़ ये पता रख लो, ये तीनों भले ही मीनिंग वही है, ये पर्सन के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, पर्सन के साथ। विच जो है वो थिंग के साथ आता है, ये पता रख लोगे तो काम चल जाएगा। वेयर जो है वो जनरली प्लेस के साथ आता है। ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आप लोगों को हेल्प होगी सर, और कुछ नहीं है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द कार दैट आई ड्राइव इज न्यू, जो कार मैं चलाता हूँ वो बिल्कुल नई है सर। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, यही वो जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, जब हम मिले मुझे वो दिन याद है। टेल मी द रीज़न वाई यू आर लेट, मुझे कारण बताओ कि तुम लेट क्यों हो। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जितना बताया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है, 100% समझ में आया है सर। आप लोगों को बस इस प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूं। अब इसमें जो मैंने ट्रांसलेशन करवाया, ट्रांसलेशन के एमसीक्यूज लाऊंगा। उस एमसीक्यूज के अंदर एक कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होगा, मैं और बताऊंगा। अगर आप इतना देख लेते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम के हिसाब से। इस चीज का पता रखना। ये जो प्लेलिस्ट मैं यहां पे करवा रहा हूं, इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा निवेड़ के रखना है। ध्यान रखना है, इन चारों प्लेलिस्ट को सिनोनिम्स वाली क्लास देखनी है, वो अपलोड हो चुके हैं। जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम के ऊपर। ये प्लेलिस्ट है वन शॉट प्लेलिस्ट, जिसको निवेड़ के रखो। और ये सारी चीज जो मैंने आज की क्लास में पढ़ा है ना सर, आप ई बुक का अपनी जो द पेनेशिया राजस्थान एप्लीकेशन है वहां पे जाना। आप ई बुक के सेक्शन के अंदर जाना। अगर आपने बुक परचेज नहीं कर रखी है, कोर्स नहीं ले रखा है, आप इसका डेमो देख सकते हो। डेमो में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने ऐसे कैसे रखा है, यूं के यूं वहां पे रखा हुआ है। तो आप फर्स्ट चैप्टर पूरा देख सकते हो। उसमें देखना जैसे मैंने यहां पढ़ाया है ना सर, जैसे मैंने जो बोला है वो उसमें वैसे के वैसे दे रखा है। यूं के यूं दे रखा है। आप एक बार जाना, उसको देखना, आपको पता चलेगा कि कंटेंट किस तरीके से दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आपने ऐसे कहीं नहीं पढ़ रखी होगी, ये बात पक्की है सर, ये बात 100% है। बाकी पढ़ते रहें, ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहें। इनके टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। वो टेस्ट देते रहो सर, टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो सारे के सारे। और सिनोनिम एंटोनिम्स के जो टेस्ट है वो टेस्ट सारे के सारे आप देते रहो। ये कर लीजिए, बस बहुत है सर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको क्लासें कैसी लग रही है, अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग बली।